नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हाय एवरीवन, नमस्ते 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 सभी को। यस एवरीवन, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? पहले ये बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चा? कमेंट्स कहाँ हैं? वो वाले कमेंट्स चल ही नहीं रहे हैं क्या? नॉर्मल वाले कहाँ गए? नॉर्मल ये नीचे जो साइन है वो किसका है? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वही लगा दे। एक सेकंड रुको, चैट्स नहीं दिख रहे हैं। PW वेबसाइट इज नॉट वर्किंग। बेटा एक सेकंड रुक जाओ, तुम्हारे कमेंट्स मेरे को एक बार ही देख लेने दो, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं। मेरे को पता है तुम लोग को मैं दिख रही हूँ, तुम लोग को मैं नजर आ रही हूँ शायद, और तुम लोग को मैं सुनाई भी दे रही हूँ, आई नो। हाँ, लेकिन ये इतना रुक रुक के क्यों चल रहा है? हाँ बेटा, तुम्हारे जो कमेंट्स है ना थोड़े रुक रुक के चल रहे हैं, बट इट्स ओके। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? तो एक बार ही मेरे को थम्स अप दे दो, फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है? तुम्हारे कमेंट्स थोड़े रुक रुक के चल रहे हैं, आई थिंक हमारी मुझे नहीं पता, आई थिंक तो, आई डोंट नो। हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड इवनिंग। ये अपने आप स्क्रॉल हो रहा है, ये कौन सा नया हमारे में अपडेट आया है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक तो पहले मैं आपको कैंसर का जो बचा हुआ था ट्रीटमेंट वो हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट वाली एनसीईआरटी की रीडिंग बची हुई थी बच्चों, वो हम करेंगे। आज मैं एक बहुत ही अच्छा, देखो कैंसर वाला एनिमेशन तो 1 मिनट का है, मैं एक एनिमेशन लेके आई हूं तुम्हें ये दिखाने के लिए कि हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी ऑनेस्टली, अगर मैं आपको बताऊं भैया, इसके ना 15-20 मिनट के बाद मुझे ग्रीन टी दे देना, ठीक है? और उसको बस डिप 2-3 बार करके निकाल लेना, ठीक है? थैंक यू भैया। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी? मैं ये बोल रही थी कि उसकी जरूरत तुम्हें है नहीं, पर वो एनिमेशन थोड़ा सुंदर सा था तो मैं लेके आई हूँ। 1 मिनट का ये कैंसर वाला मेटास्टेसिस वाली प्रॉपर्टी उसमें बहुत अच्छी दिख रही है, तो वो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। और एड्स का आज जो हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल HIV की, उसकी बहुत ही अच्छी एनिमेशन है। वो एनिमेशन मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो भी चीज एनसीईआरटी में पर्टिकुलरली दी हुई है ना HIV के लाइफ साइकिल को लेके, उस वीडियो में एग्जैक्टली वैसा ही रिप्रेजेंटेशन है, तो बहुत सुंदर रिप्रेजेंटेशन है। तो हम वो एनिमेशन भी देखेंगे। तो आप लोग मेरे को एनिमेशन देखने से पहले थैंक यू बोलो कमेंट्स में, पहले आप थैंक यू बोलो, मैं लेके आया हूँ एनिमेशन आप लोगों के लिए, ठीक है? तो वो एनिमेशन तो बाद में देखेंगे बच्चों, पहले एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कैंसर का जो हमने कल पढ़ा है। और फिर बच्चों हम जो तुमने लास्ट में, हाँ, और सिलेबस का मैंने अपडेट लिया है, कि तुम लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन क्यों गई है, ठीक है? तो तुम लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन क्यों गई है, वो अपडेट जब मेरे को मिलेगा तो मैं उनको डांटूंगी जिन्होंने मेरे बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन दी, उनको डांट पड़नी चाहिए, ठीक है? हाँ, पर डांट बेटा तुम्हें भी पड़नी चाहिए। पूछो क्यों? 12 क्वेश्चन थे, शॉर्ट प्रैक्टिस टेस्ट था, ठीक है? मैंने माना गलत सिलेबस था, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ अपनी टीम की तरफ से, मेरी गलती नहीं थी, मैंने तो सही अपडेट दिया था, तो मैं उनकी तरफ से गलती को एक्सेप्ट करती हूँ। बट बेटा 12 क्वेश्चन थे, इट्स ओके। चलो तुम्हें जो टॉपिक दिया था उससे नहीं आया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आया, बट वो तो तुम कितने पहले पढ़ चुके हो, उसके तुमसे 12 क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे हैं? तो बेटा 12 क्वेश्चन से तुम्हें अटेम्प्ट कर लेने चाहिए थे, यूं लॉन्ग टेस्ट भी नहीं था कि तुम्हें मौत आ रही हो। तुम तो भैया 12 क्वेश्चन के लिए क्रिप कर रहे थे, हालांकि मैं मानती हूं उनकी तरफ से गलती, बट बेटा वेरी बैड, ठीक है? चलो, हाँ, तो ऑल करेक्ट थे, पर तुम मुझे जानकारी देना चाह रहे थे, मतलब तुम मुझे अवेयर करना चाह रहे थे कि गलत इंफॉर्मेशन आई है मैम, पर हमने मैम सही किया है ना? अपने अपने मार्क्स बता रहे हैं कि मैम हमारे तो 12 में से 12 आए हैं, ठीक है? मैं समझ गई, तुम अच्छे, तुम्हारी इंटेंशंस अच्छी थी, ठीक है? चलो तुम्हारी इंटेंशंस अच्छी थी, चलो ठीक है भैया, ठीक है? हाँ, तो बेटा एड्स के बारे में हम पढ़ने वाले आज, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके बाद बेटा हमारा एक ही टॉपिक बचा है इस चैप्टर में, जो कि आई थिंक 2 से 3 क्लासेस लेगा, दैट इज ड्रग्स एंड अल्कोहल। वो उसमें 2-2.5 क्लासेस तो लगती हैं, ठीक है? चलो देखेंगे, जितनी भी क्लासेस लगती है 2 क्लास तो लगेगी ही। तो एड्स के बारे में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले करते हैं बेटा क्विक रिवीजन ऑफ द लास्ट सेशन। कैंसर को हम फटाफट से रिवाइज करते हैं बच्चों, ठीक है?
कैंसर को हम फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो कैंसर के बारे में बच्चों हमने पढ़ा था, अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल। नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, किसी के कॉन्टैक्ट में आने पर वो डिवाइड करना छोड़ती नहीं है, वो करती रहती है, इन्वेड करती है, दूसरों की जगह पर अपनी नाक घुसाती है और दूसरों की जगह को हथियाने की कोशिश करती है। इमॉर्टल होती है क्योंकि उसमें नेचुरल सेल डेथ नहीं होता। बेटा सारे बच्चे अटेंटिवली इसको रिवाइज करेंगे, ये आपके फायदे के लिए है, ठीक है। इमॉर्टल होती है यानी कि अमर होती है, तभी तो बेटा उसको मारने के लिए हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि वो नेचुरल सेल डेथ को फॉलो नहीं करती है बच्चों। ये प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल में। अच्छा, ट्यूमर जो होता है, मास ऑफ सेल को आप ट्यूमर बोल सकते हो, बट बेटा हर मास ऑफ सेल कैंसरस नहीं होगा। दो तरीके के ट्यूमर होते हैं, एक जो एक ही जगह पर लोकलाइज्ड होते हैं उन्हें बोला जाता है बिनाइन ट्यूमर, जो एक ही जगह पर रहते हैं, लेस डेंजरस होते हैं, लीस्ट हार्मफुल होते हैं। लेकिन एक होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा सकते हैं, जिन्हें नियोप्लाज्म भी बोला जाता है, दैट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। उन सेल्स को बोला जाता है नियोप्लास्टिक सेल्स, जो वहां से हट के ब्लड मीडियम के थ्रू बेटा ट्रैवल करते हुए बच्चों दूसरी जगह चले जाते हैं। नए जहां पे भी वो रहते हैं, जिस जगह पहले भी रह रहे थे, जिस जगह आगे भी जाते हैं, नई नई ब्लड वेजल्स को अट्रैक्ट करते हैं। और बेटा नॉर्मल सेल्स बेचारी भूखी रह जाएंगी, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन वो लेने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल सेल्स न्यूट्रिशन डिप्राइव हो जाती है। इस मूवमेंट की प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेटास्टेसिस एसोसिएटेड विद कैंसर। फिर हमने बोला कि यार ऐसा क्या हुआ कि नॉर्मल सेल तो नॉर्मल बिहेव कर रहा है, बट एक सेल जो कि कैंसर में डेवलप हो गया, उसकी जीन में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा डेफिनेटली, राइट। तो हमने देखा कि भैया जो जिसमें प्रॉब्लम होती है ना, एक्चुअल में हमारे पास दो तरीके की जीन्स होती है, होती तो बहुत सारी है। हमने दो जीन्स के बारे में आपको बताया। एक जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है प्रोटो ऑन्कोजीन्स, सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स या सी ऑन्कोजीन्स, नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट है। ट्यूमर सप्रेसर जीन नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट है। भैया जैसे प्रोटो ऑन्कोजीन्स, सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स या सी ऑन्कोजीन्स काम क्या कर रही है बच्चों, ये इंश्योर करती है बच्चों कि यार आपकी सेल की नॉर्मल डिवीजन हो रही है, आपकी सेल की नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो रही है। ये कुछ फैक्टर्स को ये जो भी फैक्टर्स बनाता है, ये आपके नॉर्मल सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, सेल सिग्नलिंग में हेल्प करके नॉर्मल काम करवाता है। और ट्यूमर सप्रेसर जीन ये इंश्योर करता है कि भैया अगर किसी सेल में कोई प्रॉब्लम है ना, तो जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, नॉर्मल सेल डिवीजन G1 S G2M फेज हो रहा होता है, उसके बीच बीच में चेक पॉइंट्स की तरह ये काम करता है कि भैया अगर तुम्हारे पास सब कुछ ठीक है तभी तुम्हारा टिक मार्क लगेगा और तुम अगले स्टेज में जा पाओगे, अगर नहीं है तो भैया ये जीन्स इंश्योर करेगी कि वो डिस्कार्ड कर दिया जाए बॉडी में से। लेकिन अगर बाय चांस किसी भी कार्सिनोजन की वजह से, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स की वजह से इन दोनों जीन्स में हो जाती है गड़बड़, तो फिर बेटा आपका कैंसर या ट्यूमर आपको फॉर्मेशन दिखेगा। दीज टू जीन्स, इन्हीं में गड़बड़ हुई तो गड़बड़ हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने कार्सिनोजेंस के बारे में पढ़ा, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ा, फिजिकल एजेंट्स के बारे में पढ़ा। फिजिकल एजेंट्स आर कॉल्ड एज द फिजिकल एजेंट्स आर एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, ठीक है। केमिकल कार्सिनोजेंस आपने पढ़ा, जैसे टोबैको स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग। टोबैको स्मोकिंग इज मोस्ट कॉमनली कॉजिंग द लंग कैंसर। देन बेटा आपने पढ़ा बायोलॉजिकल एजेंट्स, यानी कि कुछ वायरसेस जिनमें वायरल ऑन्कोजीन्स होती है। ऑन्को टर्म एसोसिएटेड होता है कैंसर से, ऑन्कोलॉजी, द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी, ठीक है। तो अगर बायोलॉजिकल एजेंट्स है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस कॉजिंग कैंसर, दे आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल एजेंट्स। कैंसर हो गया, अब बेटा डायग्नोसिस कैसे करोगे, कैसे डायग्नोस करोगे कि कैंसर हुआ है कि नहीं। एक आपने पढ़ा हिस्टोपैथोलॉजिकल एंड बायोप्सी। आपको जहां पे भी सस्पेक्टेड है, आप उस टिश्यू को निकाल रहे हो, उसको सेक्शन कर रहे हो, उसको स्टेन कर रहे हो, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे हो कि कहीं कोई एबनॉर्मल चीज तो नहीं है, इसे बोला जाता है हिस्टोपैथोलॉजी या बायोप्सी। दूसरा आपने पढ़ा रेडियोग्राफी, जहां आपने एक्सरेज का यूज करके 2D इमेज निकाला किसी भी अंदर इंटरनल ऑर्गन का जहां आपको सस्पेक्टेड है। आपने फिर पढ़ा कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, ठीक है। इसमें भी आप इमेज निकालते हो एक्सरेज का यूज करके एंड यू गेट अ 3D इमेज। देन MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज कर रहे हो, सेफेस्ट टेक्निक है, 3D इमेज ऑब्टेन कर रहे हो ऑर्गन्स की।
फिर आपने पढ़ा ब्लड या बोन मैरो टेस्ट। कुछ बच्चे इतने नालायक होते हैं, क्लास में मैंने स्पेसिफिकली बोला था ये बात, जो बच्चे ना क्लास में नहीं पढ़ते, सिर्फ नोट से पढ़ते हैं ना, वो जाके सीधे कमेंट कर देते हैं, और नालायक बच्चे पढ़ते नहीं है कि क्लास में बताया है। ब्लड और बोन मैरो टेस्ट में कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं थी, तो आपने कमेंट में लिखा है डाउट में, मैम ब्लड बोन मैरो टेस्ट एक्सप्लेन नहीं किया। अरे भाई साहब एक्सक्यूज मी, क्लास तो अटेंड करते, ब्लड बोन मैरो टेस्ट को एक्सप्लेन करना ही नहीं था। सिंपल मैंने आपको बताया था कि ब्लड टेस्ट कर सकते हो, तो ब्लड टेस्ट कर सकते हो को क्या एक्सप्लेन करूं बच्चों, ब्लड टेस्ट कर सकते हो सिंपल, या बोन मैरो को निकाल के बोन मैरो टेस्ट कर सकते हो टू अंडरस्टैंड, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी थी हमने, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट का मतलब, जो आप लोगों ने मेरे को बहुत ज्यादा प्रेशर करवा दिया था लास्ट मोमेंट पे जब मैं पढ़ा दी थी, तो मैं वापस से इसे अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे आपके जो कैंसर सेल होते हैं ना बच्चों, वो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स को अपने ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, जो नॉर्मल सेल्स के पास नहीं होते। आपका नॉर्मल सेल ऐसा दिख रहा है, आपके कैंसर सेल्स के ऊपर ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स, इनको आप एंटीजन बोल सकते हो। तो कैंसर सेल के ऊपर ना स्पेसिफिक कुछ एंटीजन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जो सिर्फ कैंसर सेल, क्योंकि एबनॉर्मल है तो ये सिर्फ इसके ऊपर एक्सप्रेस हो रहा होता है, नॉर्मल सेल पर एक्सप्रेस नहीं हो रहा होता है। अगर सस्पेक्टेड है तो आप उन सेल्स की अगेंस्ट में ना, उन सेल्स को निकाला आपने और निकाल के उनके रिस्पेक्टिव एंटीबॉडी डालना चालू किया, ठीक है, एंटीबॉडी डालना चालू किया। भाई देखो ना, अगर तुम इस नॉर्मल सेल्स को निकाल के इनमें एंटीबॉडी डालोगे तो इनकी कोई बाइंडिंग नहीं होगी, क्योंकि इनके ऊपर वो एंटीजेंस है ही नहीं। पर अगर आपका कैंसर सेल है तो आपकी जो एंटीबॉडी दी गई थी वो इस एंटीजन से बाइंड करेगी। अब देखो तुम कहोगे कि मैम हमें पता कैसे चलेगा कि बाइंड कर रही है या नहीं कर रही है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि हमें पता कैसे चलेगा। बेटा बायोटेक्नोलॉजी में ना मैं ऐसी चीजें बताऊंगी तुम्हें पता चलने के लिए ना, स्टेट जैसे बेटा सपोज ना मैंने ग्रीन और ब्लू को मिक्स किया तो एक कलर प्रोड्यूस हुआ ना, तो मुझे पता चला अच्छा इन दोनों को मिक्स करने से ये कलर बन रहा है। वैसे ही ना अगर एंटीजन एंटीबॉडी आपस में बाइंड कर रही है ना, तो हो सकता है कि कुछ कलर प्रोड्यूस हो रहा हो, या आप कुछ रेज का एमिशन हो रहा हो, बेसिकली अलग अलग डिफरेंट टेक्निक्स होती है, ठीक है। तो उससे आपको पता चलता है कि इंटरैक्शन हुआ है, इंटरैक्शन हुआ यानी दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, यानी कि इसमें एबनॉर्मैलिटी है, एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों प्री डायग्नोसिस टेक्निक कर सकते हो। प्री डायग्नोसिस का मतलब होता है कि भैया अगर फैमिली हिस्ट्री में आपको लग रहा है कि कैंसर है, तो आप अपने जीन्स की स्टडी कर सकते हो। आप तो बेटा क्या ही करोगे, मतलब जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो करते हैं कि कहीं आगे की जनरेशन में ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है। यहीं तक बच्चा पार्टी हमने पढ़ा था। सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगी, मेरे को एक बार बता दो, रिविजन डन, एवरीबॉडी डन रिविजन, ओके। रिवीजन खल्लास हो गया हमारा। अभी अपन क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, अभी अपन ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट भी छोटा सा है बेटा, बहुत ज्यादा है नहीं। ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, फिर वो कैंसर का छोटू सा एनिमेशन दिखाऊंगी, पर आज जो सबसे इंपॉर्टेंट एनिमेशन है वो HIV वाली, जो हम एड्स पढ़ेंगे तब दिखाएंगे, ठीक है। NCERT की रीडिंग भी इसमें बची हुई है, डायग्नोसिस की और ट्रीटमेंट की, तो वो भी NCERT की रीडिंग हम करेंगे, ठीक है ना। बहुत शानदार। तो बच्चों मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं अभी कॉमेंट ऑफ करके रख रही हूँ, क्योंकि देखो पढ़ने वाला बच्चा तो अपने आप पढ़ रहा है, और फिर मैं नहीं चाहती बेटे यहाँ पे गपियाओ और फिर मेरा दिमाग ना वहां पे वो मैं डेविएट हो जाऊं। जैसे तुमने कल मेरे को अपने लूप में फंसा दिया था, उसमें मैं सिलेबस ही चेक करी जा रही थी, ठीक है। चलो मैं क्या करती हूँ, मैं कमेंट्स को ऑफ कर देती हूँ बच्चों, कमेंट्स की भी कोई जरूरत नहीं है। अभी हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्या ट्रीटमेंट, कि हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने पता है बच्चों बहुत कॉमनली क्या सुना होगा, आप लोगों ने बहुत कॉमनली कीमोथेरेपी सुनी होगी। कीमोथेरेपी करते हैं, आप लोगों ने ये सुना होगा, मैं आई एम श्योर जिसने कैंसर के बारे में सुना है ना उसने कीमोथेरेपी भी सुना होगा। तो आपके एनसीईआरटी में देखो कुछ टेक्निक्स दी है, एक दो तो सबसे पहले मैं बहुत ईजी वाले, सारी ईजी है, जैसे कि ना सर्जिकल रिमूवल कर दो। अगर पॉसिबिलिटी है कि आपका कैंसर सर्जिकल वे में वहां से निकाल के अलग कर दिया जा सकता है, तो वेल एंड गुड, सर्जिकल मेथड अपना लो। इट इज कॉल्ड एज सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड मतलब सर्जरी करी, उन मास और सेल्स को वहां से उठाया और हटा दिया, दैट इज सर्जिकल मेथड। नंबर 2 हम बोलते हैं रेडियोथेरेपी। मैंने आपसे कल कहा था ना कि ओवर एक्सपोजर जब इन रेडिएशंस का हो रहा है तो आपको क्या हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको कैंसर हो रहा है। लेकिन इसी को बेटा रेज को आप यूज करके डायग्नोसिस भी कर रहे हो, और इन्हीं का यूज करके बेटा आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। गामा रेज का यूज किया जाता है, और इनको यूज करके बेटा स्पेसिफिक टारगेट सेल्स पर, जो आपको एबनॉर्मल सेल्स है ना, उन पर टारगेट किया जाता है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब जितना ईजी हमें लगता है ना बच्चों की, अच्छा मैम
इतना इजी है तो सर्जरी कर दो मैम, इतना इजी है तो यार मैम रेडियोथेरेपी कर दो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है बेटा, इट्स अ टफ प्रोसेस। अब जैसे रेडियोथेरेपी करते हैं ना, तो देखो आप जब टारगेट सेल्स को मारने की कोशिश कर रहे हो, हालांकि आप कोशिश करते हो कि आप नेबरिंग सेल्स को ना मारो, पर बेटा ऐसा पॉसिबिलिटी है कि नॉर्मल सेल्स भी उसमें मर जा रही हैं, ठीक है। हाँ, तो ये सब इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं कि ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि तो ये बेसिकली गामा रेज को यूज करके टारगेट तुमने सेल्स को पकड़ा जो डैमेज्ड है, उनको टारगेट करके उनको खत्म किया, वो रेडियोथेरेपी हुई। कीमोथेरेपी का मतलब होता है ड्रग्स का यूज कर रहे हो, मतलब मेडिसिन का यूज कर रहे हो, केमिकल्स का यूज कर रहे हो ड्रग्स की हेल्प से। और बेटा वो इतने हैवी, आपने सबने सुना होगा कि हेयर लॉस हो जाता है, आपको पता होगा कैंसर पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी लेते हैं उनके हेयर लॉस हो जाता है। हेयर लॉस क्यों हो जाता है, वीकनेस क्यों आ जाती है, क्योंकि बेटा ये हैवी ड्रग्स जो आप बॉडी के अंदर यूज कर रहे हो ना बच्चों, एक तो ना ये बहुत हैवी ड्रग्स हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, इनसे आपके कैंसर सेल्स तो मरते ही हैं, आपके नॉर्मल सेल्स भी बेटा मरने लगते हैं, और नॉर्मल सेल्स मरने की वजह से ही बॉडी इतनी वीक हो जाती है। तो अब देखो कोशिश तो ये की जाती है कि नॉर्मल सेल्स ज्यादा इफेक्ट ना हो, पर ये केमिकल्स होते ही इतने हैवी हैं कि इनसे नॉर्मल सेल्स भी कभी कभी डैमेज हो जाते हैं, एनीमिक कंडीशन दिखती है, हेयर लॉस होने लगता है, वीकनेस होने लगती है। तो मैंने आपको अभी 3 थेरेपीज बताई, एक मैंने बताया सर्जिकल मेथड कर सकते हो, एक मैंने आपको बताया रेडियोथेरेपी कर सकते हो गामा रेज का यूज करके, एक आप कर सकते हो कीमोथेरेपी, और फोर्थ आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ इम्यूनोथेरेपी, जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहले मैं इन तीनों को लिखती हूँ, फिर मैं दूसरा वाला लिखूंगी, ठीक है, लास्ट वाला लिखूंगी। तो नंबर 1 मैंने कहा कि सर्जिकल मेथड कर दो, नंबर 1 मैंने कहा सर्जिकल मेथड, ठीक है। सर्जिकल मेथड मींस रिमूव द ट्यूमर वाया सर्जरी, ठीक है। नंबर 2 रेडियोथेरेपी, means gamma rays are used to destroy the target cells. Number 3, chemotherapy heavy chemicals, drugs are used for this treatment, and it shows side effects like hair loss, anemia, weakness, etc. और लास्ट है बच्चों क्या, इम्यूनोथेरेपी। लास्ट है बच्चों क्या, इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। ये भी बहुत इजी सा ही है, ये भी बहुत इजी सा ही है, पहले इसे नोट कर लो बच्चों। टेक योर टाइम, नोट इट डाउन। इम्यूनोथेरेपी के नाम से वैसे समझ आ रहा है, इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी। मैं साइड होके ना आपको समझाती हूँ, आप इसे लिखते भी जाओ, ठीक है। हाँ, तो होता क्या है ना बच्चों कि
कई बार ना आपकी कैंसर जो सेल्स है ना, ये जो प्रॉब्लम बॉडी में हो रही है सेल्स के साथ, ये आपके इम्यून सिस्टम से अनडिटेक्टेड रह जाती है। सबका इम्यून सिस्टम वैसे अलग अलग काम करता है, मेरा इम्यून सिस्टम अलग है, अलग अलग काम करता है। मतलब क्या बेटा, सबकी इम्यूनिटी अलग अलग होती है ना, कईयों की अच्छी होगी, कईयों की कम अच्छी होगी। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी इम्यून सिस्टम में कुछ सेल्स हैं जो बेटा कैंसर सेल्स के अगेंस्ट काम कर सकते थे, जैसे कि नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, है ना। भैया इस ग्लास में ना कुछ लगा हुआ था, कोई नहीं, थैंक यू। तो आपकी जो इम्यून सेल्स होती है ना बच्चों, वो इम्यून सेल्स कई बार क्या होती है, आपकी कैंसर सेल्स को टारगेट करके, जैसे नेचुरल किलर सेल्स हैं, वो खुद ही बेटा आपके ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखती हैं, बट नॉट इन ऑल केसेस, एंड नॉट इन ऑल केसेस, बट कर सकती है। इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, क्योंकि ये एक बहुत नेचुरल मैकेनिज्म है जिससे आपकी बॉडी में ना बिना बहुत ज्यादा नुकसान हुए आपकी बॉडी खुद ही बेटा फाइट कर सकती है। तो कुछ इंटरफेरॉन्स होते हैं स्पेशल टाइप के, जिन्हें बोला जाता है अल्फा इंटरफेरॉन्स। तो अल्फा इंटरफेरॉन्स को यूज किया जाता है, और ये अल्फा इंटरफेरॉन्स क्या करती हैं, ये अल्फा इंटरफेरॉन्स बेटा एक्चुअल में आपके ऐसे सेल्स को एक्टिवेट कर देती है, आपके इम्यून सिस्टम को। इससे बोला जाता है बायोलॉजिकल इम्यून सिस्टम मॉडिफायर, ऐसे बायोलॉजिकल सिस्टम मॉडिफायर, इम्यून सिस्टम मॉडिफायर। आपकी इम्यून सिस्टम जो सोई हुई थी, जिसकी वजह से आपके ट्यूमर्स जो थे, आपके कैंसर जो था, वो आपकी बॉडी में उन सेल्स को पता ही नहीं चल रहा था, तो आपकी इम्यून सिस्टम को जगाने का काम करती है, ताकि आपकी इम्यून सिस्टम खुद बेटा एक्टिवेट होके इसके अगेंस्ट में काम कर पाए। मेरी बात समझ रहे हो? अब मैं चैट थोड़ी देर ऑन कर रही हूँ, ठीक है। तो इसे बोला जाता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी मतलब आपकी खुद की इम्यून सिस्टम के होश लाना। बोलते हैं ना, कई बच्चों में पोटेंशियल होता है, उसको जगाने की जरूरत होती है कि भाई साहब तेरे अंदर पोटेंशियल है, तू कर सकता है, तो उसको मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है ना। वैसे ही आप अपने इम्यून सिस्टम को मोटिवेट करते हो, आप अपने इम्यून सिस्टम को जगाते हो कि भैया तुम जागो और तुम खुद एक्टिवेट होके काम कर सको। तो वो केमिकल्स जिनका आप यूज करते हो, वो सब्सटेंसेस जिनका आप यूज करते हो, जो आपके बायोलॉजिकल सिस्टम मॉडिफायर्स हैं, दोज आर अल्फा इंटरफेरॉन्स, जो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके बेटा उससे कहती है कि भैया तुम खुद काम कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, लिख दें इसको, यस यस एवरीबॉडी। चलो चलो, तो हम यहां पे लिखते हैं sometimes our own immune system does not respond against the tumor or cancer, basically alpha interferons biological सिस्टम मॉडिफायर। बेटा ये वर्ड ऐसे ही दिया हुआ है ना एनसीईआरटी में, बायोलॉजिकल सिस्टम मॉडिफायर, यही वर्ड दिया है या कुछ और वर्ड दिया है? एक बार चेक करो, या इम्यून सिस्टम मॉडिफायर दिया है? आर गिवन टू एक्टिवेट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। हाँ, अरे बायोलॉजिकल सिस्टम मॉडिफायर कर दिया क्या मैंने? हाँ सॉरी, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, हाँ, टू एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम। नेचुरल किलर सेल्स एक टाइप की लिम्फोसाइट्स होती है, वो ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट में इफेक्टिवली काम कर पाती है, तो उनको एक्टिवेट करती है। ठीक है, to activate the immune system like natural killer cells to work against cancer.
इसे बेटा फटाफट से लिखो, फिर हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, फिर हम वो 1 मिनट की कैंसर की एनिमेशन देखेंगे, फिर हम एड्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस, चलो डन 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 कर लो बच्चों फटाफट से, ताकि मैं ना, अब ये देखो शुरू हो जाते हैं तुरंत, ये लोग शुरू हो जाते हैं कमेंट्स में। आप लोग फटाफट से नोट करो ताकि मैं फिर स्टार्ट कर पाऊं ना बेटा। ये क्या हुआ, ये अपने आप क्या हो जाता है यार? हाँ, एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे जहां पे भी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दिया हुआ है। डन एवरीबॉडी, बच्चा पार्टी? यस, पहले तो बेटा हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि खुद के इम्यून सिस्टम को ही एक्टिवेट करके ना काम करवाया जा सके। ऑफ कोर्स जब नहीं हो पाता, आप सबको पता है कितनी खतरनाक बीमारी है, कितनी जल्दी फैलती है, एक बार फैलना स्टार्ट करती है तो फिर ऑफ कोर्स बेटा डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स का यूज फिर सोचा जाता है ना? राइट, डन हो गया सभी का? तो कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है? कहाँ है कैंसर डिटेक्शन? ये रहा। तो जहां पे भी कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस दिया है, पेज नंबर कमेंट्स में बच्चे लिख रहे हैं 100, ये सबको मिल जाएगा, ये सबको मिल जाएगा। 141 न्यू एनसीईआरटी, नहीं 141 एंड 154 आई थिंक, 54 57 जो भी है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलाउज द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केसेस। ये सिर्फ कैंसर के साथ नहीं है, ये ऐसी कई सारी भयानक बीमारियों के साथ है, जैसे एड्स भी हो गया बच्चों। अर्ली डायग्नोसिस वैसे तो बेटा होनी नहीं चाहिए, बट अगर हो जाए तो अर्ली डायग्नोसिस होने से आप इजी ट्रीटमेंट, आपने पढ़ा है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगी तो यार सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बॉडी अभी ज्यादा डैमेज नहीं हुई है ना? कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट for increased cell count in case of leukemia. What is leukemia? तो आप साइड में लिख लो, leukemia is blood cancer. Leukemia is blood leukemia और ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर है। तो कैंसर का मतलब तो बेटा क्या होता है? मतलब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो यहाँ पे एक्चुअल में अनकंट्रोल्ड कौन सी चीज बढ़ जाती है? WBC का काउंट बढ़ जाता है। तो ऑफ कोर्स अगर आप ब्लड टेस्ट करा लोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ी हुई है या नहीं बढ़ी हुई है, ठीक है? सबसे कॉमन यहीं पे आप लिख सकते हो, वैसे सबसे कॉमन जो कैंसर होता है दैट इज कार्सिनोमा। ओमा टर्म यूज करते हैं कैंसर के लिए। 85% ऑफ द कैंसर्स आर बेटा कार्सिनोमा। दिस इज कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। चाहे आपको माउथ कैंसर हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, कैंसर ऑफ एनी एपिथेलियल टिश्यू इज कॉल्ड एज कार्सिनोमा, ठीक है? कार्सिनोजन नहीं है, कार्सिनोमा है। 11th में था राघव, बिल्कुल सही। इन बायोप्सी अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू is cut into thin section, is then stained and examined under microscope, और इसी माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करने को बोलते हो आप हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बाय अ पैथोलॉजिस्ट, जिससे आप एबनॉर्मल अगर कुछ है तो पता कर सकते हो। टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी जहां आप एक्सरेज का यूज करते हो, कंप्यूटर टोमोग्राफी जहां आप एक्सरेज का यूज करते हो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, क्योंकि ये इमेज बनाता है। कोई 2D इमेज बना रहा है, कोई 3D इमेज बना रहा है। Computer tomography also uses X-rays to generate a 3D image of the internal organs of the object. यानी कि आपने रेडियोग्राफी में भी एक्सरेज यूज किया पर 2D इमेज निकाला, आपने कंप्यूटर टोमोग्राफी में भी एक्सरेज यूज किया पर 3D इमेज निकाला। MRI uses strong magnetic field and non-ionizing radiations to accurately detect the पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू। अगर आपके टिश्यू में कोई भी चेंजेस दिख रहे हैं तो आप MRI की मदद से उसको एब्सोल्युटली अच्छी तरीके से देख सकते हो। और क्या कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए? एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर आल्सो यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। किसी किसी कैंसर में आप स्पेसिफिक एंटीजेंस को जो कैंसर के में रिप्रेजेंट होती है उनको बेटा डिटेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ
body is specifically given against it. Techniques of molecular biology can be also applied to detect the genes in individual with inherited susceptibility to certain cancer. अगर आपकी हेरिडिटी में है तो आप बेटा उसको भी क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो. प्री डायग्नोसिस टेक्निक है. ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स विच predispose an individual to certain cancer may be very helpful in prevention of cancer. तो इससे प्री प्रिवेंशन हो सकता है अगर आप पहले से ही क्या कर सकते हो, जीन की स्टडी करके अगर कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी है उसको पहले ही पता कर लो तो. Such individuals may be advised to avoid over exposure to particular carcinogens to which they are susceptible like tobacco in case of lung cancer. ठीक है, तो अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है तो ऐसे केसेस में आपको पहले से बोला जाएगा कि आप इन पर्टिकुलर कार्सिनोजन से दूर रहिए तो आप बचे हुए रहेंगे, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है बच्चों और जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं. ठीक है. हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में क्या है बच्चों? द कॉमन अप्रोचेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी. यार मैं तुम लोगों को पता है बेटा स्मार्ट बच्चे समझती हूँ. तुम बेटा कुछ ऐसी बातें करते हो ना जिससे तुम एकदम अपनी रेप्यूटेशन एकदम बिगाड़ ही देते हो. फिर मुझे पता चलता है कि ये स्मार्ट नहीं भैया, गोबर है गोबर, तभी तो वैसी बातें लिख रहे हो. ठीक है, कम से कम बेटा कुछ तो लिखोगे जिससे तुम अच्छे कुछ तो ऐसा लिखो, फनी लिख सकते हो, पर बेटा ये मत कुछ लिखो जिससे लगे मुझे ओ गॉड यार क्या यार वही चीज घुमा फिरा के. वापस आओ इधर. In radiotherapy, tumor cells irradiated lethally. Lethally मतलब death. ट्यूमर सेल्स को रेडिएशन से किल कर देना. इरेडिएटेड मतलब हटा देना, लीथली. ठीक है. टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर मास. भैया कोशिश तो ये करनी चाहिए कि नॉर्मल सेल के आसपास, सॉरी ट्यूमर सेल के आसपास के सेल्स को तुम डैमेज ना करो. कोशिश तो यही की जाती है, बट हो जाते हैं बेटा कई बार. ठीक है. Several chemotherapeutic drugs are used to kill cancer cells. Chemotherapy केमिकल्स का यूज करके आप कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हो. नॉर्मल सेल्स भी बेटा कई बार डेथ हो जाती है. सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्यूमर. मेजॉरिटी ऑफ ड्रग हैव साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस, एनीमिया. Most cancers are treated by combination of surgery, radiotherapy and chemotherapy. बेटा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. आप जितने मजे में इसको पढ़ते हो ना बेटा, फिर एग्जाम में गलती होती है. ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से इन लाइंस को पढ़ा करो. जैसे कि ना आप पढ़ लेते हो, देखो आपको मैं बता रही हूं कि कहां प्रॉब्लम आती है. जैसे आप तो बेटा आपने ये तो पढ़ लिया कि मैम हाँ कीमोथेरेपी कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी कर सकते हैं मैम, हाँ सर्जरी कर सकते हैं. आपको अभी देख के लगेगा कि नहीं मैम हमें ऐसे कंफ्यूजन नहीं होती, पर आप खुद सोच के देखो. जब आपको ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है ना कि ट्रू है या फॉल्स है, ये बता दो कि क्या बोलते हैं, मोस्ट कैंसर्स कैन बी ट्रीटेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी. तो तुम कंफ्यूज जाओगे कि क्या कैंसर को हम इन कॉम्बिनेशन से करते हैं या किसी के लिए सिर्फ रेडियोथेरेपी करेंगे या किसी के लिए सिर्फ सर्जरी करेंगे. नहीं, तो आपको ये लाइन एग्जैक्टली याद होनी चाहिए. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ना ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी. ट्रू और फॉल्स तो ट्रू है, इनके कॉम्बिनेशन से किया जाता है. Tumor cells have been shown to avoid detection and destruction by the immune system. कई बार हमारी इम्यून सिस्टम बेटा ट्यूमर सेल्स को डिटेक्ट ही नहीं कर पाती. चोर की तरह वो बच निकलते हैं. तो ऐसे केसेस में पेशेंट्स आर गिवन सब्सटेंसेस लाइक biological response modifiers called alpha interferons which activate their immune system and help in destroying the tumor. जो बेटा चोरों की तरह बच के निकल रहे हैं, है ना, मानते हो ना ये बात. एक्चुअल में क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि हमें पता नहीं चलता है कि अच्छा ये सब कुछ पता है, तुम्हें टॉपिक की फुल नॉलेज है, तुम टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, तुम किसी और को भी पढ़ा सकते हो, पर एक्चुअल में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बेटा और कभी कभी एनटी ऐसे करती है ना, वर्ड्स में ही खेल जाती है. तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना इसीलिए जरूरी है, सिर्फ इसलिए जरूरी है कि आपको अंदाजा रहे कि यार इतनी बार पढ़ लोगे बेटा 5-6 बार तो कैसे तुमको याद नहीं रहेगा कि ये लाइन एनसीईआरटी में दी गई है. बस यही फंडा होता है कि एनसीईआरटी क्यों रीड करना जरूरी है. ठीक है, तो डन बच्चा पार्टी. ठीक है ना. अब हम बेटा एड्स तो हम स्टार्ट करेंगे. अच्छा ट्रीटमेंट के लिए मैंने ये कर रखा था. एड्स तो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक एनिमेशन दिखा देती हूँ. कैंसर का तो 1 मिनट वाला ही एनिमेशन है, तो ज्यादा कोई बड़ा एनिमेशन नहीं है. ठीक है, और उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, एड्स. ठीक है, तो पहले मैं इसको क्या करती हूँ, लाइट्स को ऑफ. ओके गाइज, ठीक है, चलो हम क्या करेंगे,
1 मिनट वाली एनिमेशन है, यही है ना? हाँ, तो ये कैंसर बेटा किस तरीके से अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन करते हैं ना, मैं इसका ना थोड़ा स्पीड स्लो कर देती हूँ। स्पीड कहाँ है, प्लेबैक स्पीड 0.75 कर देते हैं, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है? हाँ, कि कैंसर किस तरीके से फैलता है, देखना किस तरीके से डिवाइड करता है, मेटास्टेसिस करता है और एंजियोजेनेसिस करता है, न्यू ब्लड वेजल्स को अट्रैक्ट। देखो ये सारे नॉर्मल सेल्स दिखाए हैं जो नॉर्मल सेल डिवीजन कर रहे हैं, 1 से 2 सेल्स बन रहे हैं, है ना, नॉर्मल सेल डिवीजन। फिर दिखा रहे हैं कि हमारे पास डीएनए होता है, हमारे सेल्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो भी है। अब हमारे इसमें अगर कोई भी बेटा कार्सिनोजन की वजह से चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया, देखो गड़बड़ हो गई, तो देखो क्या हो रहा है, ट्यूमर बन रहा है। अब ये कैसे कैंसर है भैया, ये फैलेगा, मेटास्टेसिस है, ये एक जगह पे टिका नहीं रहेगा। देखो कैसे कैसे ब्लड वेजल्स को अट्रैक्ट किया इसने, सारे नॉर्मल सेल्स का बेटा खाना यही ले लेंगे। देखो ब्लड के थ्रू कैसे फैल रहा है, ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाएगा और दूसरी जगह पे भी जाके बेटा इसी तरीके से अब गया, अब यहाँ पे भी बेटा फैलाएगा, यहाँ पे भी नई नई अपनी फैमिली बनाएगा और नए नए ब्लड वेजल्स को यहाँ पे भी अट्रैक्ट करेगा। बेसिकली इसी तरीके से काम करते हैं। अब ये जहां का भी कैंसर दिखाया हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली कैंसर अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन करता है और मेटास्टेसिस करता है, ठीक है। इसके अलावा इस एनिमेशन से ज्यादा अच्छा मुझे तुम्हें दूसरी, मतलब मेरे को तो एड्स वाला तुम्हें दिखाना है, क्योंकि ये तो ठीक है सुंदर एनिमेशन है, तुम्हें मजा आया होगा देखने में, नो डाउट, ठीक है। चलो डन 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 एवरीबॉडी, यस। एनिमेशन तो अच्छी लगती हैं, जो पढ़ा उसको देख लो ना तो मजा आ जाता है, ठीक है। बट यही चीज तुमने पढ़ी है तो कोई अलग चीज तो हमने बताई नहीं है, राइट? यस, डन 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 डन। तो बच्चा पार्टी, यस एवरीबॉडी, आर यू गाइस रेडी फॉर अ न्यू टॉपिक, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। एड्स इज अ वेनेरियल डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा था, राइट बच्चा पार्टी? हमने 3 ऐसी बीमारियां पढ़ी थी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में जो कि क्योरेबल नहीं है। 3H, HIV से होने वाली एड्स, जेनाइटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी, इनका इलाज नहीं हो सकता। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला इसमें बहुत अच्छे से जाता है, राइट? तो हम एड्स शुरू करें बच्चों, यस करें शुरू। बहुत शानदार, बहुत जानदार। तो सबसे पहले तो बेटा हम इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, जो कि पूछी जाती है भैया, एक्वायर्ड। अभी मेरे को ना थोड़े थोड़े सवाल आपसे पूछने हैं, इसलिए मैं चैट्स अभी ऑफ नहीं कर रही हूं। एक्वायर्ड मेरे साथ साथ लिखो बच्चों, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स, ठीक है, यस एवरीबॉडी, ठीक है ना? अब बच्चा पार्टी, एड्स से भी बेटा कई वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा डेथ्स होती है, वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोगों की डेथ होती है एड्स की वजह से। ऑफ कोर्स आप जानते हो कि क्योरेबल नहीं है, राइट? अच्छा, अब एड्स में ना एक्चुअल में होता क्या है कि तुम्हारी इम्यूनोडेफिशिएंसी, मैंने ये तुम्हें थोड़ा सा हिंट उस चैप्टर में भी दिया था कि आपकी इम्यून सिस्टम इतनी डेफिशिएंट हो जाती है, आपकी इम्यून सिस्टम इतनी वीक हो जाती है कि आपको ना सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिखते हैं उन सारी बीमारियों के। ऐसी भी कुछ बेटा पैथोजेंस होते हैं जो घात लगाए बैठे रहते हैं कि एक बार इसका इम्यून सिस्टम वीक तो हो, अब देखो मैं कैसे अटैक करता हूं, ऐसे घात लगाए बैठे रहते हैं। बेटा डिजीज कॉजिंग एजेंट्स तो कई सारे हैं तुम्हारे आसपास। क्यों बोलते हैं कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो, अपने आप को अच्छा खाना पीना खाओ, है ना? क्यों बोलते हैं कि अपनी हेल्थ अच्छी रखो? इसीलिए बोलते हैं वर्कआउट करो, एक्सरसाइजेस करो, थोड़ा वॉक कर लिया करो। इसीलिए बोला जाता है कि आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगी ना तो ऐसे जो घात लगाए बैठे हुए ना वो आपको इजीली बीमार नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज आपकी इम्यून सिस्टम जरा सी गड़बड़ हुई तो आप बीमार पड़ जाओगे, बेसिकली ऐसा होता है, राइट? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम में इम्यूनिटी इतनी डेफिशिएंट हो जाती है कि जो वो सारे बेटा घात लगाए बैठे थे ना वो आपकी इम्यून सिस्टम को अटैक करने लगते हैं
और आपको 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 मल्टीपल बीमारियां होने लगती है और उन सारी बीमारियों के सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से आप इसे सिंड्रोम बोल रहे हो, जिसकी वजह से आप इसे सिंड्रोम बोल रहे हो। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, अलग अलग बीमारियों के। समझ में आ रही है बात? मैं पहले तो इसका एक ना वर्ड मीनिंग यहाँ पे लिखने की कोशिश करती हूँ। देखो एक्वायर्ड क्यों बोला? क्योंकि ये बेटा ये जेनेटिकल नहीं है, ये एक्वायर्ड है। देखो माँ से बच्चे को हो रहा है, आप बोलोगे मैम जेनेटिक्स में नहीं है, माँ से तो बच्चे को हो रहा है। अरे भाई माँ से बच्चे को तो हो रहा है, पर बेटा माँ ने तो किसी से एक्वायर, बीमारी खुद चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि आई एम नॉट कंजेनाइटल, मैं कंजेनाइटल नहीं हूं, मैं एक्वायर्ड हूं। माँ ने कहीं से एक्वायर किया होगा, फिर उसे आगे ट्रांसफर किया है, इसीलिए कंजेनाइटल नहीं बोलोगे, ठीक है? एक्वायर्ड है, ये तो नाम चिल्ला चिल्ला के खुद ही बता रहे कि आई एम एक्वायर्ड, आई एम नॉट कंजेनाइटल। दूसरा, आपके इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट होने का मतलब इम्यून सिस्टम आपकी वीक होती है, इम्यून सिस्टम आपकी वीक हो रही है, ठीक? सिंड्रोम का मतलब होता है आपको ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिख रहे हैं अलग अलग बीमारियों के, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है बच्चा पार्टी? यस। अब पॉजिटिव एजेंट क्या है बच्चों इसका? ये भी सबको पता ही है, इन भाई साहब का नाम। व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ HIV? सॉरी यार, पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स, HIV ना, आंसर ही बता दिया मैंने। हालांकि बेटा तुम्हें पता होगा, आई नो। क्या कर रही हूँ? जहां HIV बोलना था वहां एड्स बोल रही हूँ, जहां एड्स बोलना है वहां HIV बोल रही हूँ। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ऐसा वायरस जो ह्यूमन की इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट बना दे, वो HIV, ठीक है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV, ठीक है बच्चों? अच्छा, फिर बेटा क्या लिखना है हमें? MOT, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। बेटा ये ना बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है, किसी को सिर्फ छू लेने से एड्स नहीं होगा, ठीक है? किसी को सिर्फ छू लेने से एड्स नहीं होगा, किसी के साथ बैठ के खाना खा लेने से एड्स नहीं होगा, किसी के साथ हैंडशेक कर लेने से एड्स नहीं होगा, किसी के साथ घर पे बैठे हो उसके साथ एड्स नहीं हो जाएगा तुम्हें। एड्स होता है नंबर 1 ऑफ कोर्स इन्फेक्टेड मदर से, फीटस को तो हो ही सकता है। नंबर 2, किसी भी तरीके के अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, और वो भी तब जब ऐसे इंसान के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है जो कि इन्फेक्टेड है। तो इन्फेक्टेड इंसान से सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो बेटा ऑफ कोर्स फ्लूइड्स के थ्रू एड्स हो जाएगा, ठीक है? सेक्सुअल इंटरकोर्स, तभी तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में भी पढ़ते हो। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, कंटैमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऐसा ब्लड बेटा ट्रांसफ्यूजन हो गया किसी बंदे से जिस बंदे को एड्स था, तो आपको भी एड्स हो जाएगा। नीडल्स, इन्फेक्टेड नीडल्स, इन्फेक्टेड सीरिंज, इनका यूज करने पर डिस्पोजेबल यूज किया जाता है, ये नहीं कि एक ही सीरिंज उठा के डॉक्टर 10 को सुई लगा रहे हैं ना। तो इन्फेक्टेड सीरिंजेस की वजह से भी तुम्हें, मुझे याद है कि मैंने तुम लोगों को एक क्वेश्चन कराया था, तुम लोगों ने, कितने सारे लोगों ने गलत किया था, तुम्हें याद आ रहा है कि उसमें था यूज ऑफ स्टेराइल नीडल से HIV फैलता है कि नहीं। मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, तो तुमने स्टेराइल वर्ड को स्किप करके उसे करेक्ट मान लिया था, उसे इनकरेक्ट मान लिया था, या कुछ तो ऐसा था, तुमने गलत किया था, है ना? तो स्टेराइल नहीं बेटा, इन्फेक्टेड नीडल्स अगर होंगे तो उनके थ्रू होगा। तभी बेटा हाई रिस्क पे ना वो इंसान बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे होते हैं एड्स होने के, जो कि ड्रग अब्यूज करते हैं। क्योंकि अभी आपको मैं जब ड्रग्स का टॉपिक पढ़ाऊंगी ना, तो हाँ याद आ रहा है ना, है ना? तो ड्रग्स, जब तुम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने गलती की थी PYQ में, मेरे को याद आ रहा है। हाँ, तो ऐसा शगुन करते हो तो बड़ा वो होता है। कल तुमने एक जो ERV वाले में शगुन किया था, तुम्हारे शगुन मेरे को याद रहते हैं। तो मैं बता क्या रही थी, बट बेटा ऐसे लोग बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं HIV कैच करने के जो ड्रग अब्यूज करते हैं, क्योंकि ड्रग्स में बहुत सारे ड्रग्स ना बेटा नीडल्स, सिरिंज से ड्रग्स को यूज किया जाता है, इंट्रावीनस लिया जाता है। इंट्रावीनस का मतलब इनसाइड द वेन्स ओनली, ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली तुम ड्रग्स को भेज रहे हो। और वो क्या होते हैं बेटा, पहली बात तो वो गधे ऐसे ही हैं क्योंकि वो ड्रग्स यूज कर रहे हैं, तो पहली बात तो नलायकी उसी में है कि
गधे हैं, ठीक है। और दूसरी बात बेटा, जो ग्रुप ऑफ पीपल बैठे होते हैं, अब बेटा होश ही नहीं है, जब नशा इतना है और होश नहीं है तो क्या पता बेटा किसका सिरिंज किसके बॉडी में जा रहा है ना। तो ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। दीज ऑल आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है ना। और किसी के साथ बैठ जाने से, छू लेने से, हग कर लेने से कैंसर नहीं, सॉरी, एड्स नहीं फैलता, ठीक है ना। यस एवरीबॉडी, तो हम यहां पे लिखते हैं नंबर 1, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड। ठीक है, मैं एक्वायर्ड के बगल में भी लिख देती हूं यहाँ पे, गेन्ड इन लाइफ टाइम, अपनी जिंदगी में इसको गेन किया है तभी एक्वायर्ड, है ना। नंबर 2, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, ठीक है। नंबर 3, इन्फेक्टेड नीडल्स या सिरिंजेस, ठीक है। इसके अलावा बच्चों क्या, नंबर 4 मैंने क्या बताया और बच्चों, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। तो अनप्रोटेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अनप्रोटेक्टेड मतलब कोई आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं किया, अनप्रोटेक्टेड, क्योंकि आपको पता है, एक सेकंड रुको, आपको क्या पता है मैं भी बता रही हूँ। अनप्रोटेक्टेड पहले लिख लेती हूँ। हाँ, आपको ये पता है कि अगर बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया जाए लाइक कॉन्डोम्स, तो ऐसे केसेस में फ्लूइड्स का कांटेक्ट नहीं होगा तो फैलेगा नहीं, है ना। हाँ, वहां प्रेग्नेंट मदर दे विल, बेटा यस एब्सोल्युटली, मेरे शब्दों का वही मतलब था। मदर टू द चाइल्ड मतलब ऐसे थोड़ी है, मदर टू द चाइल्ड, मदर टू द चाइल्ड, मदर टू, ऑफ कोर्स प्रेग्नेंट मदर टू द फीटस। आपकी बात बिल्कुल सही है बेटा, देखा जाए तो आपने जो बोला है वो सही है, मैंने जो लिखा था उसका अर्थ जो आप निकाल रहे थे उसी तरीके का अर्थ निकालते हैं वो बच्चे जो नोट्स से पढ़ते हैं। प्रेग्नेंट मदर टू द चाइल्ड टू फीटस, बेटा चाइल्ड भी तूने गलत बोला है, फीटस होना चाहिए, चाइल्ड तो बाद में यूज किया जाता है ना टर्म, ठीक है। हाँ, डन 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 कर लो। अब बेटा हमें पता है सबसे पहले यहां पर HIV का डायग्राम बनाना है। HIV की शक्ल कैसी दिखती है, हमें सबसे पहले HIV की शक्ल बनानी है, ठीक है। यस, अरे ये बोर्ड को ग्लिच हो रहा है बेटा, क्या ही मैं बताऊं, बोर्ड को ही ग्लिच होता रहता है। यस, बेटा मदर टू चाइल्ड को कंजेनाइटल नहीं बोलेंगे इस केस में, इसीलिए क्योंकि मदर के जीन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हेरिडिटरी में कुछ नहीं हुआ, मदर ने इसे अपनी लाइफ टाइम में गेन किया था, एक्वायर किया था। जब मदर ने एक्वायर किया है उसी एक्वायर को उसने पास ऑन कर दिया, तो फिर कंजेनाइटल कैसे हुआ, ठीक है। यस एवरीबॉडी, ठीक है, डन 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 एवरीवन। अच्छा, एनसीईआरटी में ना बेटा HIV का डायग्राम दिया नहीं हुआ है, फिर आप पूछते हो कि मैम हम क्यों HIV का डायग्राम बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन, आपको इन्फेक्शन नहीं समझ में आएगा, आपको लाइफ साइकिल नहीं समझ में आएगी। तो लाइफ साइकिल समझने के लिए आपको HIV का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जिसके बारे में एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, इसके पास ये होता है, फलाना होता है, तो आपको उसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। HIV को एक तरीके का रेट्रोवायरस बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज बच्चों रेट्रो। रेट्रो गाने पता है ना जो मैम गाती हैं, मेरी भीगी भीगी सी, है ना, वो शाम
कुछ अजीब थी ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। क्लैपिंग्स, ठीक है। तो बेटा रेट्रो, रेट्रो का मतलब पुराना। एक्चुअल में जो जेनेटिक मटेरियल सबसे पहले आया था ना, वो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल कौन सा आया था दुनिया में? आरएनए आया था। फिर आरएनए के बाद डीएनए आया था। ये बात तो शायद तुमको पता होगी, है ना। पहले आरएनए आया था, पुराना जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, और इसके पास आरएनए ही होता है, इसीलिए इसे एक तरीके का रेट्रो वायरस कहा जाता है। रेट्रो वायरस इसीलिए क्योंकि इसके पास पुराना जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास आरएनए होता है, जिसके बारे में हम बनाएंगे, जिसके बारे में अभी हम बताने वाले हैं, ठीक है। डन 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 डन। देखो आज मैंने बीच में गाना सुना दिया, कल का कॉम्पनसेशन था ये, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ जाए बच्चों। आई होप तुमने ये रेट्रोवायरस वाला पॉइंट तो लिख लिया होगा। अब हम HIV का डायग्राम बनाएंगे। अगर आपके पास हाफ पेज की स्पेस है तो आप उस हाफ पेज के स्पेस में बना सकते हो, आपको नए पेज की जरूरत नहीं है। हाफ पेज में भी ये डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। यस एवरीबॉडी, ठीक है ना। चलो, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बेटा। एनर्जी और जोश बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए, एकदम हाई जोश हाई एनर्जी, ठीक है ना। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे? डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना बच्चों। चलो, अब जो भी डायग्राम है ना बेटा, वो इसके अंदर ही बनेगा, इसके बाहर ज्यादा बनेगा नहीं, ठीक है। जो भी हमें बनाना है ज्यादातर इसके अंदर ही बनाना है, ठीक है। थोड़ा गंदा बन गया, एक सेकेंड। पहले ना मैं ये बना देती हूँ लाइंस। हाँ, अब मैं इसके ऊपर के वो बनाती हूँ। नहीं, लैंडस्केप वैंडस्केप नहीं बेटा, नॉर्मल बनाना है, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है। जब कोविड फैल रहा था तो आपने कोविड का भी एक वायरस देखा होगा, थोड़ा थोड़ा इसी टाइप का आपको लग रहा होगा। क्या टाइम था ना बेटा वो। अभी भी विश्वास नहीं होता है कि एक ऐसा वक्त था जहां बहुत टफ टाइम था, और विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कोई वक्त जहां आपको इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि आप कहीं नहीं जा सकते यार। सोचो, और जब बाहर निकलने का ऐसा होता था ना कि यार आज अब हम बाहर निकल पाएंगे, अब थोड़ा सा कम हो रहा है प्रॉब्लम्स, तो ऐसे मन में खुशी होती थी, मतलब बाहर जाने को तरस जाते थे, ऐसे टाइप्स, है ना। ये आपको कितना ग्राउंडेड कर देता है कि हर चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, है ना। ये छोटी छोटी बातें होती हैं। आप पता है ये एक बेटा, क्योंकि मैं बना रही हूँ इसलिए मैं ज्ञान दे रही हूँ बेटा, अदरवाइज मैं तुम्हें ज्ञान नहीं देती। तो अभी टाइम है इसलिए ज्ञान दे रही हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि ना जब तक चीजें बेटा हमारे पास है ना, जैसे हम अच्छे से बोल पा रहे हैं, हम हाथ पैर अच्छे से चला पा रहे हैं, हमें जहां जाना है हम जा पा रहे हैं, मतलब बहुत बेसिक चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि अपने हाथ पैर ठीक से काम करना, आंखें ठीक से काम करना, बोल पाना, इनको हम बहुत ग्रांटेड लेते हैं कि यार नॉट अ बिग डील, है ना। क्योंकि क्योंकि हमें लगता है बहुत नॉर्मल है। जब हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना बेटा, तब हमें रियलाइज होता है इन चीजों की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है यार, इनको हमने कितना फॉर ग्रांटेड लिया था। फैक्ट है। जैसे मेरे को जब डेंगू हुआ था तो मैं इतनी वीक हो गई थी कि मेरे से ना एक जगह से दूसरी जगह उठ के पानी भी नहीं पिया जा रहा था। तो तब समझ में आता है कि अच्छी हेल्थ जब तक होती है तब तक कितना सही था यार, कम से कम उठ के बैठने में शांति तो लग रही थी, है ना। यही है, सही बना है।
काफी कलरफुल। फटाफट से बनाओ बच्चों। अब मैं इसकी लेबलिंग करूंगी, ठीक है। अब मैं इसकी लेबलिंग करूंगी, ठीक है। तो ये बेटा आपके HIV की शक्ल कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। जो आपका वायरस है उसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखती है। ऑफ कोर्स बेटा, है ना। देखो, हाँ अब बेटा देखो, वापस से आओ। तुम्हारे ना चैट्स थोड़े रुक रुक के चल रहे हैं, तो मैं ना एक काम करती हूँ, तुम्हारे चैट्स को ना बंद कर देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे चैट्स ना बहुत रुक रुक के चल रहे हैं, है ना। ताकि तुम ना डिस्ट्रैक्ट ना हो और मैं भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। HIV की शक्ल बेटा कुछ ऐसी दिखती है। ये एक ऑनवलप्ड वायरस होता है, इसमें प्रोटीन की कवरिंग होती है, एक ऑनवलप्ड वायरस होता है। तुम्हारी चैट्स रुकी नहीं तो मैं एक बार रोक देती हूँ, ठीक है। अरे जिकोर खान बेटा कितना टॉन्ट करेगा, मैम गलत मत करना डायग्राम। भैया एक बार हुआ था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब हमेशा करती रहूंगी, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले HIV में मैं सबसे अंदर से स्टार्ट कर रही हूँ डायग्राम को एक्सप्लेन करना, ठीक है। सबसे अंदर से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि HIV जो है एक तरीके का रेट्रोवायरस है, क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो रेट्रो वाला होता है। चैट्स ऑफ नहीं हो रही है यार, क्या बात है। ऑन वाला बटन ऑन कर रही हूँ तो ऑफ हो जा रही है, ऑफ वाला कर रही हूँ तो ऑन हो जा रही है, ठीक है। हाँ, तो अंदर जो आपको बेटा ये येलो ब्राइट ऑरेंज कलर से दिख रहा है, इसे बोला जाता है RNA। अरे क्या हो रहा है, चैट्स ऑफ क्यों नहीं हो रही है। हो गई है। अब जो भी है बेटा, मैं वापस से इस पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। देखो, तो ये जो है बेटा, ये आपका जेनेटिक मटेरियल है, जिसे बोला जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। कितने सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है बेटा, देखो दो है। देखो कितने हैं, दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। मैं इस इधर इसको भी लेबल कर देती हूं। कितने सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, 2 सिंगल। SSRNA का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये पूछा जाता है क्योंकि ये तो बहुत क्लियरली NCERT में दिया हुआ है कि HIV इज अ रेट्रोवायरस विच हैज अ रेट्रोजेनेटिक मटीरियल। It contain 2 single stranded RNA as a genetic material। इसके अलावा बेटा तुम्हें ये दो ऑरेंज कलर के जो दिख रहे हैं, ये एक एंजाइम होता है, जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। इसे बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या बोला जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इट इज एन एंजाइम। इसका क्या काम है मैं बताऊंगी, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, दो आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और यहां पे एक आपके पास एंजाइम होता है जिसे बोला जाता है इंटीग्रेज। इसका क्या काम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या काम है, सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। दिस इज अनदर एंजाइम, दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेज, दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेज, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि ये एनवोलप्ड होता है, इसके अराउंड प्रोटीन की कैप्सिड्स होती है, प्रोटीन की कवरिंग होती है। ये NCERT में नहीं गिवन है, NCERT में ये दो तो गिवन है, इसलिए इसको तो सबसे पहले स्टार मार्क करो। बट बेटा आप पता, मतलब आप जब बना रहे हो तो आधा आधा तो बनाओगे नहीं ना, पूरा ही डायग्राम बनाओगे। तो पूरा डायग्राम बनाओगे तो एक्सप्लेन भी पूरा ही कर देती हूं मैं आपको। तो ये दो प्रोटीन्स की कवरिंग दिख रही है बेटा आपको। एक ग्रीन कलर वाली भी बेटा प्रोटीन की कवरिंग है, और एक पिंक कलर वाली भी बेटा प्रोटीन की ही कवरिंग है। इनका जो नाम दिया होता है दैट नेम इज GP120, बाहर है ना, P24 एंड P17। सो दिस इज P24 अंदर की तरफ एंड P17 बाहर की तरफ। P मतलब प्रोटीन कैप्सिड, सो दिस इज द प्रोटीन कवरिंग, प्रोटीन कैप्सिड बोला जाता है, विच इज अराउंड द वायरस। P17 जो है वो आउटसाइड में है, और P24 जो है वो इनसाइड में। ये प्रोटीन की कवरिंग है जो आपके इस जेनेटिक मटेरियल को एनक्लोज कर रही है, ठीक है। फिर ये क्या है बेटा, ये ग्लाइकोप्रोटीन की सॉरी, ये लिपिड बाइलेयर है,
ये लिपिड बाई लेयर है, जो व्हाइट कलर की मैंने बनाई है, ये इस सेल के अराउंड लिपिड बाई लेयर है। और लास्ट जो मुझे बेटा इस डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक्सप्लेन करने से पहले इसका मैं एक क्विक रिवीजन देती हूं आपको। रेट्रोवायरस क्यों है? क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेट्रो है, इसके पास आरएनए होता है। मैम सिंगल स्ट्रैंडेड होता है या डबल स्ट्रैंडेड होता है? तो एस एस का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। मैम कितने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं? 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, जिसके साथ में 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम और एक इंटीग्रेज नाम का एंजाइम भी होता है। और ये सारा ग्रीन कलर की एक प्रोटीन की कैप्सिड दिख रही है, प्रोटीन की कवरिंग दिख रही है, जिसे बोला जाता है P24, और एक उसके बाहर पिंक कलर की प्रोटीन की कवरिंग दिख रही है, जिसे बोला जाता है P17। ये 2 प्रोटीन की कवरिंग है और उसके बाहर लिपिड की बाई लेयर है। अब मैं आपको बताने वाली हूं बेटा इनका नाम, सिर्फ मैं बाहर वाले का ही नाम बताऊंगी, इसका नाम मतलब एक ही का नाम बताऊंगी। देखो सुनो, जब HIV आपके सेल्स को अफेक्ट कर रहा होगा, कैसे बेटा ये आपके बॉडी में डैमेज क्रिएट करता है? ऑफ कोर्स ये आपका अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो आपके बॉडी सेल्स के अंदर इंसर्ट करता है। देखो 2 सेल्स होते हैं जो इसके टारगेट सेल्स होते हैं, जिन पर अटैक होता है। एक मैक्रोफाजेस पर ये बहुत जबरदस्त तरीके से बेटा इन्फेक्ट करते हैं, और दूसरे होते हैं आपके टी हेल्पर सेल्स। तो ये 2 सेल्स में प्रॉब्लम होती है। मेरे को 1 सेकंड टाइम दो बेटा, मैं 1 मिनट में आई, है ना। यस, तो क्या बोल रही थी बच्चों? मैं बोल रही थी कि जब ये आपके बॉडी में इंफेक्शन क्रिएट करेगा, तो ऑफ कोर्स बेटा आपके सेल्स के अंदर ये अपना जेनेटिक मटेरियल डालेगा। भाई जेनेटिक मटेरियल डालने के लिए इसकी और इसकी दोस्ती होनी चाहिए ना। भाई टी हेल्पर सेल्स में अगर इंफेक्शन करना है, तो इस आपके HIV को आपके टी हेल्पर सेल से जुड़कर इसके अंदर अपने बेटा इसको अपने आगोश में लेना है। बेसिकली जेनेटिक आगोश में मतलब अपने चुंगल में फंसाना है, इसको अपने चुंगल में फंसाना है, ठीक है। तो चुंगल में फंसाने के लिए बेटा क्या करता है ये, इसको इसके साथ जोड़ के बेटा अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट कर देता है। और जेनेटिक मटेरियल जब इसके अंदर इंसर्ट कर देगा, तो आगे बेटा प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होगी, ठीक है। आगे प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होगी। कैसी प्रॉब्लम बेटा क्रिएट होना स्टार्ट होगी, वो हम पढ़ेंगे आगे इसकी लाइफ साइकिल में कि ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, जुड़ने के लिए इसमें इसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं और इसमें इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री चीजें होती है। जैसे कि बेटा यहां पे क्या है, यहां पे है बेटा GP120 रिसेप्टर्स। जीपी का फुल फॉर्म होता है ग्लाइकोप्रोटीन, जीपी का फुल फॉर्म होता है ग्लाइकोप्रोटीन, जीपी। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन क्यों प्रेजेंट है भाई? इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन करवाने के लिए। इसको अगर इसे फंसाना है, अपने जाल में फंसाना है, अपने चुंगल में लेना है, तो ये क्या करेगा बेटा? इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो इस HIV के पास होता है ग्लाइकोप्रोटीन 120 रिसेप्टर, और आपके टी हेल्पर सेल्स और आपके मैक्रोफाजेस के पास होता है CD4। तो CD4 और GP का इंटरैक्शन होता है, और इनके इंटरैक्शन होने पर बेटा आपका वायरस जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर देता है और फिर अपनी कहानी आगे प्रोग्रेस करता है, जो मैं आगे आपको समझाऊंगी। फिलहाल मैं यहाँ पे एक नोट डाल के लिख दे रही हूँ कि GP120 binds to CD4। CD का मतलब होता है, देखो ये वर्ड आपके एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया होगा। CD का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन ऑन हेल्पर T cells and macrophage to insert the genetic material। इससे आगे बेटा अब इन्फेक्शन कॉज होगी। मैं आपके चैट्स को ऑन कर रही हूं, पता नहीं ऑन होगा या नहीं, ठीक है। एक बारी देख लो, और हो गया है तो मेरे को एक बारी बता दो बच्चों, ठीक है। अगर हो गया है तो मेरे को एक बारी बता दो। डन 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 एवरीबॉडी।
ये वाला पॉइंट भी बेटा फटाफट से लिख लो। अब हमें ना एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। डायग्राम अच्छे से बनाया सब लोगों ने। आई डोंट थिंक बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तुम्हें डायग्राम में। क्वाइट इजी डायग्राम टू अंडरस्टैंड, है ना। आपको बेटा एक नया पेज चाहिए, लैंडस्केप में बनाना है, फ्रेश पेज से बनाना है। मैं आपको पहले से दिखा दे रही हूँ कि बनाना क्या है। वैसे बेटा आपके पास ना अगर नॉर्मल पोर्ट्रेट भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मल पोर्ट्रेट में भी बना सकते हो। मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि आपको कितना स्पेस चाहिए, ठीक है, आपको कितना स्पेस चाहिए बनाने के लिए। ठीक है, डन 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 डन। अगर आप HIV की लाइफ साइकिल को देख लो, इस तरीके की लाइफ साइकिल है, ऐसा ही कुछ हमें डायग्राम बनाना है। वी हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ अ डायग्राम। तो आप देख लो कि आपको कितना स्पेस चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। जो लोग 2 मिनट कर रहे हैं वो 2 मिनट लीजिए और फटाफट से बेटा इसे बनाइए। जो 2 मिनट कर रहे हैं वो फटाफट से बेटा 2 मिनट लीजिए और बनाइए। फटाफट से डन 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 डन। हो गया, चलो। हेडिंग क्या है बच्चों? हेडिंग है लाइफ साइकिल। HIV की लाइफ साइकिल देख रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके चीजों को बनाते रहेंगे और एक एक करके समझते रहेंगे कि हो क्या रहा है आपके बॉडी में। अरे भाई, ठीक है, देखो बेटा, अगर तुमसे हाफ पेज में हो जाएगा तो हाफ पेज में कर लो, नहीं तो हाफ पेज वेस्ट हो जाएगा बेटा। कहाँ लेके जाओगे भैया हाफ पेज अपना, है? तुम तो बेटा हर चीज के लिए मैम को ही ब्लेम कर दो। तुम वही लोग हो जो दूसरों पे ब्लेम करते रहते हैं, ठीक है। सुनो मेरी बात बेटा, हाफ पेज फुल पेज बेटा बना लो ना यार। इसके लिए अब मैं तुम्हें क्या और सजेशन करूं, ठीक है। अभी बेटा आपकी बॉडी के अंदर लाइफ साइकिल का मतलब ये बेसिकली लाइफ साइकिल से ज्यादा अच्छा ना, जैसे एक बच्चे ने लिख दिया वैसे तो कमेंट में कि आपकी बॉडी के अंदर कैसे रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन आप लिख सकते हो, लाइफ साइकिल भी लिख सकते हो। अगर लिख लिया कोई दिक्कत नहीं है, स्लैश डाल के लिख लो रेप्लिकेशन ऑफ HIV, कोई दिक्कत नहीं। आप उसके बगल में ये भी लिख लो रेप्लिकेशन ऑफ HIV। कैसे आपके बॉडी के अंदर बेटा ये मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करता है, हमें उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखो ये आपका HIV है। अब मैं बेटा पूरा डायग्राम वापस से एग्जैक्टली वैसा नहीं बना रही हूं। अब मैं पूरा डायग्राम एग्जैक्टली वैसे करके नहीं बना रही हूं बेटा। अब मैं आप बहुत ही बेसिक सा एक डायग्राम बना के आपको समझाऊंगी। जैसे ये HIV है, जिसके अंदर बेटा आपने पढ़ लिया ऑलरेडी कि 2 आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, इंटीग्रेज नाम का एंजाइम होता है, ठीक है। और इसके ऊपर आपने कुछ इस तरीके से बेटा रिसेप्टर्स पढ़े जिनका नाम था GP120, जिनका नाम आपने पढ़ा GP120, राइट? यही पढ़ा बच्चों। अब देखो क्या होगा ना, GP120 जो है, इस सेल को आप कोई भी सेल मान सकते हो। जैसे इस सेल को आप मान लो कि आपकी बॉडी में मैक्रोफाज है, क्योंकि जो आपका HIV सबसे पहले जिन सेल्स को अटैक करता है दैट इज मैक्रोफाज। तो ये मैंने एक मैक्रोफाज बना रखा है। मैक्रोफाज को फैक्ट्री ऑफ HIV भी बोला जाता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ सेल। ये मैक्रोफाज बोल लो या T हेल्पर सेल बोल लो, और ये उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको बोला कि भैया HIV को अगर इंफेक्शन क्रिएट करना है, अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाना है, तो डेफिनेटली इसका और आपके सेल्स के बीच में इंटरैक्शन होगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी के मशीनरी को यूज करके बेटा अपनी जनसंख्या को आगे बढ़ाता है, ठीक है। ये क्या करता है यार? जैनब बेटा बहुत टाइम दिया यार, बहुत सारे बच्चों ने लिख लिया यार, कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। इतना तो टाइम देती हूं लिखने के लिए। तो मैंने क्या बोला बच्चों कि ये आपके मैक्रोफाजेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स है, उनके साथ बाइंड करेगा, या
आपके टी हेल्पर सेल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स हैं उनसे बाइंड करेगा ताकि ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो इंसर्ट कर पाए, और उन रिसेप्टर्स को बोला जाता है CD4। लेकिन सबसे पहले जिन सेल्स पर बेटा अटैक होता है वो सेल्स होते हैं आपके मैक्रोफाज, और इसीलिए मैक्रोफाज, और आप अभी आगे देखोगे भी कि मैक्रोफाज को बोला जाता है फैक्ट्री ऑफ HIV। ये HIV का वो है, फैक्ट्री को क्या बोलते हैं? कारखाना, कारखाना बोलते हैं ना। कारखाना क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ आप देखोगे इस सेल के अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है, आपके किन की? आपके HIV की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है। तो ये मैक्रोफाज के ऊपर बेटा ये कुछ रिसेप्टर्स हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं CD4 रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में देखो ये दिया नहीं हुआ है, एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है कि CD4 रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, फिर दोनों बेटा दोनों की मेम्ब्रेन ऐसे फ्यूज हो जाती है और फिर इनके जेनेटिक मटेरियल का एंडोसाइटोसिस हो जाता है, इनके जेनेटिक मटेरियल का अंदर इंसर्शन हो जाता है। ऐसा कुछ एक्सप्लेन एनसीईआरटी ने नहीं किया। एनसीईआरटी सीधा कहती है HIV इन्फेक्ट करने के लिए मैक्रोफाज के पास जाता है और अपना सिंगल स्ट्रैंडेड RNA अलोंग विद ऑल द एंजाइम्स इसके अंदर भेज देता है। तो एनसीईआरटी ने डिटेल्स बहुत ज्यादा नहीं बता रखी, हम लिख लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, इतनी कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। ये क्या है? GP120 जो आपके HIV के पास है। ये क्या है? CD4 जो आपके मैक्रोफाज और आपके किसके पास है? CD4। इनके बीच में इंटरैक्शन होता है, नंबर 1 स्टेप ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ HIV। इसे आप नंबर 1 डाल लो। इंटरैक्शन हुआ, इंटरैक्शन होते ही बच्चों क्या होगा? इंटरैक्शन होते ही इन दोनों मेम्ब्रेन में फ्यूजन होता है जो मैं यहां पे दिखा नहीं पाऊंगी, और ये अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर देता है। तो नंबर 2 स्टेप होगा एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की डेफिनेशन तो आई एम श्योर लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है, ऑफ RNA एंड एंजाइम्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, जेनेटिक मटेरियल अंदर आ चुका है, क्या? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA along with the enzyme, सारे एंजाइम से बेटा ट्रांसक्रिप्टेज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसके अलावा इंटीग्रेज है। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? आपने पढ़ा है ना सेंट्रल डॉगमा ऑफ द बॉडी। तो DNA से बनता है RNA, RNA से बनता है प्रोटीन, DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, DNA से DNA बनता है तो रेप्लिकेशन, DNA से RNA बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन, RNA से प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन। अब यहां पे हमें एक वर्ड यूज करना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी उल्टे दिशा में ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। अब तो तुम इसमें प्रो हो चुके होगे, आई थिंक तुमने ये सब सुना हुआ है बहुत कॉमनली, है ना। तो अब उल्टे दिशा में ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है DNA से RNA बनना, अब हमें उल्टी दिशा में करना है, हमें RNA से DNA बनाना है। क्योंकि भाई आपके पास जो जेनेटिक मटेरियल है, आपके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपके पास जो जेनेटिक मटेरियल है भाई, वो जेनेटिक मटेरियल तो क्या है? DNA। जब आपके पास DNA है तो आपके DNA के साथ DNA ही तो जुड़ सकता है ना, वायरस का RNA तो नहीं जुड़ जाएगा, डेफिनेट सी बात है। जब आपका जेनेटिक मटेरियल DNA है तो आपके सेल से उसे काम करवाना है, आपके ही बेटा मशीनरी को यूज करके वायरस अपने अलग अलग प्रोजेनी को बनाएगा, राइट। तो भैया अगर आपके DNA से जुड़ना है तो DNA से तो DNA जुड़ सकता है, वायरस का RNA थोड़ी जुड़ सकता है ना। तो इस चीज के लिए बेटा क्या होगा, इसके पास वो सारी चीजें अवेलेबल है जिससे वो सारा कार्यक्रम कर सकता है, राइट। तो ऑफ कोर्स इसके पास खुद ही बेटा वो सारे एंजाइम्स है जो ये काम में हेल्प करेंगे इसकी। आपका जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है उसे सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसे सबसे पहले बेटा किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में, जिसे बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज द नंबर 3 स्टेप, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दे रही हूं, तीसरा स्टेप क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ DNA फ्रॉम RNA। किसने किया?
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने थोड़ा सा ना इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, ट्रांसक्रिप्टेज। अब बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ही इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, क्या होगा यहां पर, अरे यार पहले क्या बना, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बेटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से क्या बन गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्योंकि यही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपके जेनेटिक मटेरियल में जाके जुड़ता है। पूरी डिटेल्ड मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, पूरी डिटेल्ड मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं है, पर एनसीईआरटी तो आपको बेटा एकदम मक्खन लगेगी जब आप बेसिक अच्छे से पढ़ोगे तो। ठीक है, मैं यहां तक पहले आपको बताती हूं क्या हुआ, आप फटाफट से अपने हाथ चलाओ। ठीक है, एनिमेशन देखनी है तो क्या लिखा है बच्चों हमने, हमारे पास एचआईवी वायरस था जो इन्फेक्शन क्रिएट करना चाहता था, जिसके पास डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स थे और जिसके पास जेनेटिक मटेरियल था आरएनए, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अलोंग विद 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके पास रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें आप बोलते हैं GP120 रिसेप्टर्स, और GP120 रिसेप्टर्स बाइंड करते हैं CD4 रिसेप्टर्स जो आपके मैक्रोफेजेस या आपके टी हेल्पर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों के बीच में बेटा बातचीत होगी, इंटरैक्शन होगा, फिर आपका जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट हो जाएगा, दैट इज द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अलोंग विद ऑल द एंजाइम्स। अगला स्टेप एंडोसाइटोसिस हो गया। अगला स्टेप जो होना है वो है इसी आरएनए से अपन को बनाना है डीएनए। तो डीएनए से आरएनए से डीएनए बनता है तो इसे बोला जाता है उल्टी दिशा में ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन पता चल गया है इसी पॉइंट में। The function of reverse transcriptase is the reverse transcription. Reverse transcription करना reverse transcriptase का function है। Yes everybody, right? Right? एक सेकंड रुकना बेटा। बेटा एक कॉल था मेरा, तो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो मेरे बहुत पुराने एड्रेस पे चले गए थे। हाय राम, कैसे कैसे लोग होते हैं बच्चों, तुम सोच के देखो। हालांकि मैं तुमसे ये प्रॉब्लम क्यों शेयर कर रही हूँ मुझे नहीं पता, मतलब तुमसे मैं ये शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम ऐसे हरकतें मत करो। तो मेरा जो पहले का एड्रेस था जहां मैं पहले रहती थी 1-1.5 साल पहले, तो मेरे जो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, जो मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ मेरे बैंक के डॉक्यूमेंट्स, वो क्या हुए, वो उस पुराने एड्रेस में चले गए। ठीक है, सुन लो बेटा प्लीज, मेरी कहानी सुन लो, दुख बांटने से कम होता है। ठीक है, तो अब मैं वहां पे रह तो रही नहीं हूँ, और वहां पे मेरे बहुत अच्छे कोई ऑफकोर्स आसपास में कोई मेरे फ्रेंड्स नहीं थे वहां, क्योंकि वो मैं रेंटल हाउस में रह रही थी वहां पे। तो अब बेटा मेरे जो डॉक्यूमेंट्स गए हैं ना, वो किसी ने ये बोल दिया कि हाँ हाँ मैं तो जानता हूँ, तो मैं रिसीव कर लेता हूँ। तो मेरे वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिसीव कर लिए, ये सोच के कि वो मेरे जानकार हैं। ठीक है, मेरे को इतना गुस्सा आ रही है कि मैं क्या बताऊं। अब मैंने उनका नंबर नोट किया है, क्या भी भड़काऊंगी, बड़ा जानते हैं मेरे को, मेरे बिहाफ पे। पता चला बेटा कुछ भलाई, पर भलाई का कोई जमाना नहीं है बेटा, डर ही लगता है। ठीक है, हाँ चलो चलो क्या करेंगे बेटा। हाँ खैर मेरा दुख काफी कम नहीं हुआ है बच्चों। ठीक है, तो इसी दुख के साथ में कंटिन्यू करते हैं ये टॉपिक को।
सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से बच्चों क्या बन जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया, ठीक है। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, हाँ बेटा मैं जितने हंसी मजाक में बता रही हूँ ना, लोग स्कैम कर देते हैं बेटा, आजकल ना कोई भरोसा नहीं है, तो जितने मैं हंसी मजाक के साथ बता रही हूँ ना, कई बार मैटर सीरियस जाता है बच्चों। हाँ चलो एक दिन तुम्हारी क्लास की छुट्टी करके ना वहीं जाऊंगी मैं, ठीक है। तो ये सुनो मेरी बात, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जैसे ही बन जाता है बच्चों, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जाके होस्ट के डीएनए में जाके जुड़ जाता है, पर ये अपने मन से नहीं जाके जुड़ जाता है। इंटीग्रेज, नाम क्या है, इंटीग्रेज। इंटीग्रेज एंजाइम जो है ना बच्चों, देखो हमने वैसे बनाया नहीं है, इंटीग्रेज के नाम में ही बेटा उसका अर्थ छुपा है। इंटीग्रेज करने का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करने का मतलब होता है जोड़ देना, ठीक है। तो आपका जो डीएनए है, जो आपके सेल्स के न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है ना, ये आपके मैक्रोफाज का सपोज न्यूक्लियस है, ये आपके मैक्रोफाज का सपोज न्यूक्लियस है, और ये आपका खुद का बेटा डीएनए है, आपके होस्ट का। होस्ट, आपके होस्ट का मतलब कि आप खुद ही होस्ट हो। आपका जो डीएनए है, आपके डीएनए में बेटा ऐसे कट लगता है, आपके डीएनए में ऐसे कट लग के इंटीग्रेज जो है ये का हरकत करता है। इंटीग्रेज एंजाइम इंटीग्रेट करने में मदद करता है, किसको, वायरस के डीएनए को होस्ट के डीएनए से इंटीग्रेट करना। अब बस बेटा दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे तो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। समझ आ गई बच्चों बात। तो ये वाला जो स्टेप हुआ ना बेटा, जो मैंने इतने सुंदर तरीके से एरो लगाया, इसको मेरे को पिंक कलर से लगाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। तो अब बेटा क्या होने वाला है, चौथा स्टेप। चौथा स्टेप क्या है, इंटीग्रेज एंजाइम दोनों की इंटीग्रेशन कराएगा, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ, विथ द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज viral DNA is attached to the host DNA। अब बेटा मेरे को बताओ आगे क्या होगा, आगे क्या होगा मेरे को बताओ। यस ठीक है, आगे बताओ क्या होगा। कितना स्मार्ट है तुम्हारा HIV। देखो HIV इतना स्मार्ट है, उसको पता है कि भैया अगर मेरे को अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना है, बेसिकली अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने का क्या मतलब होता है कि जो भी इसके अंदर माल है बेटा उसी को आप बना रहे हो, इसके पास जो RNA वही RNA बना रहे हो, इसके अंदर जो एंजाइम्स है वही एंजाइम्स बना रहे हो। तो बॉडी में बेसिकली सारी चीजें तो तुम्हारे DNA से ही बनती है ना बेटा। आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ ली है नहीं पढ़ी है? हाँ तो उसमें क्या होता है, रीड करते हो आप, वो होते हैं ना आपके वो राइबोसोम्स जो रीड करते हैं आपके स्ट्रैंड को, mRNA को, और फिर बेटा उनसे पर्टिकुलर जगहों की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन कोडिंग होती है। याद आ रहा है? तो पहले DNA की रीडिंग होके RNA बनता है, फिर RNA की रीडिंग होके बेटा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है बेसिकली। तो देखो अब जब बेटा तुम्हारे खुद के DNA से RNA बन रहा है, तो आपका ये जो वायरस का RNA जाके यहाँ जुड़ गया है, जो वायरस का RNA जाके यहाँ जुड़ गया है, तो भाई आगे जाके ये वायरस के RNA से भी तो वायरस का प्रोटीन बनेगा, सॉरी वायरस का DNA जब जाके जुड़ गया तो वायरस के DNA की भी बेटा रीडिंग होगी, तो वायरस के DNA से वायरस का RNA बनेगा। वायरस के RNA नहीं पढ़ा है अभी, नहीं पढ़ा है? अच्छा अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जो बोला वो तुम्हें क्या बिल्कुल ही समझ नहीं आया? नो तो इतनी तेजी से लिखते हो, पर तुम्हें समझ तो आया ना मैंने क्या बोला? अच्छा नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ। जैसे बेटा DNA से बनता है RNA, तो DNA की स्ट्रैंड होती है ना, DNA के स्ट्रैंड से आगे जाके RNA बनता है, और RNA की स्ट्रैंड से आगे जाके प्रोटीन बनता है। तो तुम्हारी बॉडी में जब DNA से RNA बन रहा है, जब जब तुम्हारा DNA ट्रांसक्रिप्शन करेगा तब तब बेटा ये अब ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये तुम्हारे DNA से जुड़ चुका है, तुम्हारा DNA ट्रांसक्राइब करेगा तो वायरस का DNA भी ट्रांसक्राइब करेगा, मतलब RNA बनाएगा। तुम्हारे उससे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है तो भैया वायरस का RNA भी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। बेसिकली ये तुम्हारी ही बॉडी के मैकेनिज्म को यूज करके अपना काम करते जा रहा है। तो वायरस का DNA बेटा वायरस का RNA बनाएगा, वायरस के RNA से वायरस का प्रोटीन बनेगा, और इस तरीके की कई ज्यादा बेटा वायरस की प्रोजेनी बनती जाएगी इस मैक्रोफाज के अंदर, और बन बन के निकलती जाएगी। एक्सोसाइटोसिस बन बन के निकलती जाएगी, और बेटा अलग अलग जगह जाके इंफेक्शन क्रिएट करेगी। सेम मेथड बेटा ये आपके टी हेल्पर सेल्स में भी करता है, तो किसी का भी एग्जांपल लेके आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली लिख रही हूँ अगला स्टेप, आपको ऐसा नहीं कि मैं स्टेप नहीं लिख के बताऊंगी, स्टेप तो मैं लिख के बताऊंगी ना। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नंबर 5, ठीक है। नंबर 5 क्या है,
वायरल डीएनए, नहीं वायरल डीएनए नहीं, वायरल, हाँ वायरल डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड टू वायरल एमआरएनए। मेरे को ना बॉक्स को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, तो बॉक्स को मैं वैसे कर सकती हूँ ना, ऐसे करके, हाँ पर यार इससे तो ये बाहर हो जाएगा, तो रहने दो यार, मेरे को करना ही पड़ेगा ये। तो इसको ना ऐसे कलर कर देते हैं, मुझे थोड़ी जगह चाहिए अंदर, ठीक है। ठीक है, देखो, अरे बेटा मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए थी, मैं क्या करूं, तो तुम अपने सेल के बाहर बना लेना, ठीक है। यू कैन यूज एरो, कैन आई यूज एरो, चलो देखते हैं तुम्हारा, तुम जो बोल रहे हो वो करके देखते हैं। एरो से कहाँ हो रहा है भैया, वो थोड़ी हो रहा है भाई, अरे हो तो रहा है, हो तो रहा है। नहीं वो बेटा बड़ा नहीं हो रहा है ये, कुछ तो हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, वाओ, ग्रेट सक्सेस, हो गया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। ये सब मैक्रोफाज के अंदर हो रहा है, यस एब्सोल्युटली, ये सब मैक्रोफाज के अंदर हो रहा है, ठीक है। देखो वायरल डीएनए से वायरल आरएनए बना, एंड ऑफ कोर्स वायरल आरएनए से आगे वायरल प्रोटीन्स बनेंगे, और प्रोटीन्स बनेंगे, और मतलब कि सारी बेटा सारी चीजें न्यू न्यू वायरस की प्रोजेनी, बस मुझे एक ही थोड़ा उसके लिए चाहिए था, न्यू न्यू वायरस को ना वैसे ही बनाते हैं जैसे वायरस हमने स्टार्टिंग में दिखाया, मतलब बेसिकली वायरल डीएनए से वायरल आरएनए बन रहा है, वायरल आरएनए से वायरल प्रोटीन्स बन रहे हैं, और नए नए एचआईवी की प्रोजेनी बनती रहेगी, ठीक है, यस, ठीक है। दीज आर दी न्यू वायरल प्रोजेनी। बेसिकली ना बेटा मैं इसको पॉइंट्स में ना, जो भी पॉइंट्स इसमें से छूटे हैं वो पॉइंट्स को ना मैं फ्लो चार्ट में आपको लिखवा दूंगी, ठीक है, वो पॉइंट्स को मैं फ्लो चार्ट में लिखवा दूंगी, ठीक है ना, यस। अभी देखो क्या, वायरल डीएनए से वायरल आरएनए बना, वायरल आरएनए से नेसेसरी प्रोटीन्स बनेंगी, और आपके बेटा नए 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 न्यू 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 बेटा वायरस की प्रोजेनी बनती जाएगी, एंड अल्टीमेटली बेटा ये सेल से बाहर निकल जाएंगे, एंड दे आर रेडी टू इन्फेक्ट द न्यू सेल्स। देखो आपकी मैक्रोफाज के अंदर ही ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, और आपके मैक्रोफाज में ये बहुत तेजी के साथ रेप्लिकेट, ट्रांसक्राइब, ट्रांसलेशन, सारी चीजें करके ना बेटा यहाँ पे इतनी तगड़ी तरीके से अपनी जनसंख्या को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए मैक्रोफाजस को एचआईवी की फैक्ट्री बोला जाता है, फैक्ट्री ऑफ एचआईवी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूं एक्सोसाइटोसिस ऑफ एचआईवी, दैट्स इट, यही है। अब देखो इससे आगे जो भी थोड़ी बहुत चीजें एचआईवी से रिलेटेड बची है वो मैं आज नहीं बताऊंगी, पहले मैं एनिमेशन दिखाऊंगी, एनिमेशन दिखाने के बाद जो टाइम बचेगा उसमें अगर मैं कुछ करा पाऊंगी तो मैं कराऊंगी, अदरवाइज नहीं कराऊंगी। इसी की एनिमेशन है, इसी चीज की एनिमेशन है। पर पहले तो मेरे को ये बताओ कि तुम्हें इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है, पहले मेरे को ये बताओ। पक्की बात, ठीक है। एक बार ये एनिमेशन देखे बेटा, एनिमेशन में ना कुछ एक दो चीजें अगर एक्स्ट्रा होंगी ना तो उसको इग्नोर करना, सबटाइटल्स को इग्नोर करना, ठीक है। एनिमेशन में अगर एक दो चीजें एक्स्ट्रा होंगी
तो उसको थोड़ा इग्नोर करना, बट मोर और लेस वो तुम्हारी एनसीईआरटी से ही मिलता जुलता है, ठीक है, मोर और लेस वो तुम्हारी एनसीईआरटी से ही मिलता जुलता है, तो इसीलिए, ठीक है। चलो, एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है बेटा, एक्सो मतलब बाहर, साइटोसिस मतलब सेल के बाहर आ जाना, एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर आ जाना, ठीक है। तो यस, ये है। मैं इसमें ना स्पीड को थोड़ा क्या कर देती हूँ, कम करके एक बारी देखती हूँ, ठीक है। अगर ज्यादा कम करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं कम कर दूंगी। और ये HIV है, तो कुछ कुछ ज्यादा डिटेलिंग अगर इसमें होगी ना तो उसको तुम इग्नोर कर सकते हो। दिस इज HIV। अभी HIV तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर करके किस तरीके से सेल्स को इन्फेक्ट करता है, ये प्रोसेस दिखाएगा, ठीक है। ये उसके ऊपर GP120 रिसेप्टर्स दिखाए हुए हैं बेटा, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये गया 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 गया, ये आपके सेल से बाइंड करेगा। अभी GP120 और CD4 रिसेप्टर्स बाइंड करेंगे तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसे अंदर, आई थिंक बेटा मैं नॉर्मल स्पीड कर सकती हूँ, ये बहुत स्लो हो गया है, आई थिंक मैं नॉर्मल कर सकती हूँ, ठीक है। ये देखो, ये आपके सेल्स के ऊपर दिखाए हुए CD4 रिसेप्टर्स, ये आपके सेल्स के ऊपर CD4 रिसेप्टर्स दिखाए हुए हैं, और ये वायरस के ऊपर बेटा GP120 रिसेप्टर्स दिखाए हुए हैं। दोनों बेटा इंटरैक्शन करेंगे और फिर दोनों देखो किस तरीके से जुड़ के एंडोसाइटोसिस हो जाएगी। देखो, ये GP120 वायरस के ऊपर, ये इसको बोलते हैं GP41, जो आपकी जरूरत का नहीं था तो इसलिए मैंने बताया नहीं है, ठीक है। ये GP120 और ये CD4 रिसेप्टर्स, ये दोनों की बाइंडिंग होगी, और भी बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, दोनों की बाइंडिंग हुई, अब देखो इंटरैक्शन हुआ, जेनेटिक मटेरियल अंदर आएगा, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल अंदर आएगा। जल्दी जल्दी भाई, ये अच्छा, ये दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से ये पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है। अभी देखो देखो, पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करेगा, जल्दी 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 जाओ भैया। दोनों मिल गए, दोनों मिल गए, एंडोसाइटोसिस होगी, एंडोसाइटोसिस होगी, हो गई एंडोसाइटोसिस, हो गई एंडोसाइटोसिस, ये एंडोसाइटोसिस। एक्चुअल में पूरा प्रोटीन का कैप्सिड भी अंदर आता है, फिर वो अंदर आके डाइजेस्ट हो जाता है। ये दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दिखाए हुए हैं, ये समझ लो इंटीग्रेज दिखाया हुआ है, ये समझ लो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ उतना ही काम है जो आपके काम का है, सिर्फ आप उतना याद रख लो। अब सबसे पहले क्या होगा बेटा, एंडोसाइटोसिस होने के बाद आपके आरएनए से सबसे पहले डीएनए बनेगा, जो डीएनए आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से बन रहा होगा, ठीक है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ये दिखाया हुआ है बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। इन्होंने डायरेक्ट, ये सबसे पहले ना देखो, प्ले करो, यस, अरे भाई प्ले हो जाओ, हाँ, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से बच्चों क्या बनेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से बनेगा क्या, आरएनए से डीएनए, आरएनए से डीएनए, ये देखो आरएनए से डीएनए बना। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इससे वापस से क्या बनेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या सबको नजर आया, क्या सबको नजर आया, यस एवरीवन। पहले आरएनए से बना डीएनए, डीएनए से बना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब ये बेटा देखो इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से, इंटीग्रेज इसको क्या करेगा, आगे जाके जोड़ेगा। ये इंटीग्रेज एंजाइम इसको लेके गया, कहां लेके गया, न्यूक्लियस के अंदर आपके डीएनए के पास, और आपके डीएनए में इसे जाके जोड़ दिया। देखो आपके डीएनए में इसे जाके जोड़ दिया, बस जुड़ गया। आपके डीएनए में जैसे ये जाके जुड़ा, वायरस के डीएनए से वायरस का आरएनए बनेगा, वायरस का प्रोटीन बनेगा, और नई नई वायरस की प्रोजेनी। ये वायरस का आरएनए बन रहा है, ये वायरस का आरएनए बन रहा है वायरस के डीएनए से, वायरस का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। डिफरेंट डिफरेंट बेटा वायरस की प्रोटीन्स बनेंगी, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगी, और अल्टीमेटली न्यू वायरस। ये आगे देखने की जरूरत नहीं है, ये वही चीज है, ठीक है, ठीक है, यस। समझ में आ रही है बात बच्चों, यस। इट इज द एग्जैक्ट सेम मैकेनिज्म जो हमने अभी देखा, ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी, तो वो एक्स्ट्रा चीजें आपको स्किप करनी है, ठीक है। ये जो बेटा कुछ बदतमीज लोग होते हैं ना, एक दो, मेरे को गुस्सा आती है यार। बेटा एक भी बच्चा ये मत लिखा करो कि यार क्या है, मजा नहीं है। मजे के लिए नहीं कर रहे हैं हम, पढ़ने के लिए कर रहे हैं। मजा क्या होता है, मजा आना चाहिए, क्या होता है, पढ़ाई करने आए, मजे करने आए हो, ऐसे मत लिखा करो यार, मेरे को दुख होता है।
इतनी मैं ढूंढ के ही लेके आती हूँ ना कि तुम्हारे से रिलेटेबल हो। अब एक का भी दिखता है तो दुख ही होता है, भले उसने स्पैमिंग के उससे किया हो, ठीक है। हाँ, एक और था, एक और भी इससे थोड़ा सुंदर था, लेकिन ना उसमें और ज्यादा एक्स्ट्रा दिया हुआ था, तो इतना एक्स्ट्रा दिया हुआ था कि उसको मैं कैसे कट करती, ठीक है। हाँ, आपने बेटा ये कर लिया है। देखो मैं ज्यादा कुछ तो इसके आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, बट अभी मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, तो मैं कुछ पॉइंट्स जो मैंने इससे रिलेटेड बताया ना, एटलीस्ट मैं वो लिख देती हूँ। और अभी इसमें काफी चीजें बाकी है, मतलब 40% अभी, 40 तो नहीं 30% अभी चीजें बाकी है। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन। 30% भी नहीं, 25% बचा है, ठीक है। तो हाँ, आपने ये लिख लिया ना, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। मैं जानती हूँ यार तुम लोग, मेरे को पता है तुम्हारे क्लास के बच्चे बहुत अच्छे हैं सारे, पर मेरे को पता है वो एक दो बच्चे भी यार डिस्टर्ब कर देते हैं कभी कभी ना, पर मैं इतनी भी डिस्टर्ब नहीं हुई हूँ। ये टेक्निक्स होती है ज्यादा प्यार पाने की, ठीक है। तुम्हारा ज्यादा 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 प्यार। मजाक कर रही थी यार, दुख होता है सच में, ठीक है। ऐसे मत लिखा करो, कहीं और जाके स्पैम करना बच्चों, यहाँ स्पैम मत करना। लिख लिया है ये, चलो चलो मैं एक दो नोट्स डाल के, अच्छा थोड़ी बहुत एनसीईआरटी की रीडिंग बच्चे की तो वो कर लेते हैं, ठीक है ना। यस, चलो सुनो मेरी बात। एक नोट डाल के हम पहले एक पॉइंट लिखेंगे कि मैक्रोफेजेस जो होती है वो फैक्ट्री की तरह काम करती है, क्योंकि एचआईवी वहां पे बहुत रेप्लिकेट करता है, ठीक है, वहां बहुत ज्यादा रेप्लिकेट करता है। तो मैक्रोफेज एक्ट्स एज फैक्ट्री ऑफ एचआईवी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैक्ट्री ऑफ एचआईवी where it replicates in huge amount। लेकिन बच्चों जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि साइमल्टेनियसली ये कौन से सेल्स को अफेक्ट, स्कैम नहीं है बच्चों यार, अब मेरे को स्कैमर मत बोलो, ठीक है। मैंने प्यार ही तो मांगा है, और कुछ मांगा है क्या। हाँ, एक बोलती हूँ कि कमेंट्स कर दिया करो जाके, उसमें तुम कंजूसी करते हो। तुम्हारा फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, हाँ, वो तुम नहीं करते हो। लेकिन एनिमेशन चाहिए, 3D चाहिए, गाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, एनसीईआरटी चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, पर प्यार कम, कमेंट्स कम, फीडबैक नहीं देना है। हाँ, तो बेटा क्या, मैक्रोफेजेस तो अटैक होते ही हैं। मैक्रोफेजेस के साथ साथ में जो सेल साइमल्टेनियसली अटैक करती है आपकी एचआईवी, दैट इज टी हेल्पर सेल्स, दैट इज टी हेल्पर सेल। और बेटा आप मेरे को एक बात बताओ, टी हेल्पर सेल्स क्यों जरूरी है सबसे ज्यादा आपकी पूरी इम्यून सिस्टम में, क्यों। क्योंकि आपकी टी हेल्पर सेल सबकी बेटा हेल्प करती है, जो सबकी हेल्प करती है, अगर वो बेटा क्या हो जाए, वो अगर खराब हो जाए तो आपकी पूरी इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगी। टी हेल्पर सेल्स आपकी बी सेल्स को भी हेल्प करती है एंटीबॉडी बनाने को, और किलर टी सेल्स को भी बेटा हेल्प करती है किल करने को। अगर आपकी एचआईवी टी हेल्पर सेल्स को अटैक करेगी तो टी हेल्पर सेल्स गॉन, ओवरऑल इम्यूनिटी गॉन, ओवरऑल इम्यूनिटी गॉन, ओवरऑल इम्यूनिटी गॉन। और ये वैसा ही करती है। यू विल नॉट बी सरप्राइज टू नो, बिकॉज आई एम टेलिंग यू दैट टी हेल्पर सेल्स का नॉर्मल अमाउंट होता है 1200 पर mm क्यूब ऑफ ब्लड, 1200 per mm cube of blood. But when this HIV attacks, then your T helper cell reduces to only 200 per mm cube of blood. Can you imagine? Of course you can, because I have told you. So you have to imagine, ठीक है। 1200 से 200 रह जाती है। लव यू बच्चों, लव यू, लव यू, लव यू, ठीक है। समझ आई बात। तो इसीलिए क्योंकि टी हेल्पर सेल्स जब खत्म हो गई तो इम्यून सिस्टम खत्म हो गया, इम्यून सिस्टम खत्म हो गया तो भैया अपॉर्चुनिस्टिक जितने भी बेटा घात लगाए बैठे थे ना कि एक बार तुम्हारा इम्यून सिस्टम बिगड़े तो देखो मैं कैसे अटैक करता हूं, तो तुम्हारे बॉडी में इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से बहुत सारे मल्टीपल बेटा आपको प्रॉब्लम होने लगती है। आज सिर्फ यहीं तक रखेंगे, आज सिर्फ यहीं तक लिखेंगे। चलो अभी मैंने बाय नहीं किया है, लिखो यहाँ पे, हाँ लिखो यहाँ पर, टी हेल्पर सेल्स, ये लास्ट पॉइंट है आज का, हेल्पर सेल्स आर simultaneously attacked
हेंस चलो चलो चलो, यहाँ पे बेटा, यहाँ वो क्लास के बाद के कमेंट्स में बोल रही थी, यहाँ पे तो तुम करते हो, मैं क्लास के बाद के कमेंट्स बोल रही थी। ठीक है, अभी पहले ये लिख लो बेटा, नहीं तो अभी मैं तुम्हारे कमेंट से गुस्सा हो जाऊंगी। चलो लिख लो, फिर बेटा क्लास की छुट्टी करते हैं, ठीक है। हेंस देयर नंबर। और बेटा एक बात मुझे बताओ, क्या आपको कोई भी दिक्कत लगी कैंसर या एचआईवी को समझने में? हमने अभी एचआईवी की एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं करी है, पर वो भी मैं करा के आपको ये टॉपिक भी बिल्कुल सॉलिड ही करा दूंगी। हालांकि आप होमवर्क में बेटा एचआईवी की रीडिंग कर सकते हैं एनसीईआरटी वाली, पर मैं कराऊंगी क्लास में। तो आपको ये फील तो नहीं हो रहा है कि मैम बहुत भयंकर टॉपिक्स थे, क्योंकि ऐसे थे नहीं बेटा, ठीक है। तो अटैक्ड हेंस देयर नंबर reduces from 1200 per mm cube of blood to 200 only, ठीक है ना। और इसकी वजह से इम्यूनो डेफिशिएंट बोल रहे हो आप, इसी की वजह से इम्यूनो डेफिशिएंट बोल रहे हो आप। और जब इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है तो यू गेट बेटा प्रोन टू अटैक ऑफ सेवरल अदर, बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट्स, जिसको अपॉर्चुनिटी, कई लोग ऐसे होते हैं ना बेटा कि बस वेट कर रहे होते हैं कि ऐसा हो जाए ना तो फिर मैं ऐसा कर दूंगा। तो ऐसे ही बेटा अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन हो जाती है, जैसे टॉक्सोप्लाज्मा का, आप टॉक्सोप्लाज्मा पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है आपको, या माइकोबैक्टीरियम, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए बता रही हूं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस लाइक माइकोबैक्टीरियम, टीबी हो जाता है, ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, टॉक्सोप्लाज्मा एंड सेवरल अदर पैथोजेंस का भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम ओवरऑल ड्रॉप कर गई, ठीक है, ठीक है। तो ये लास्ट लिख रही हूं, इसके आगे पक्का अगले दिन कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। सो अपॉर्चुनिस्टिक, जिसको मौका मिला तो अटैक किया, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में अकर, फॉर एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम, टीबी कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, कॉमा टॉक्सोप्लाज्मा एक्सेट्रा। इसके आगे पक्का अगली क्लास, ठीक है, एक्सेट्रा। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन जो 11th का दिया हुआ है वो आज नहीं लेके आऊंगी बेटा, वो अगले दिन, वो अगले दिन, ठीक है, वो अगले दिन बच्चों। ये पहले नोट कर लो एक बारी। अभी तुम्हें मैं क्या होमवर्क देके जा रही हूं, अभी मैं तुम्हें एनसीईआरटी का होमवर्क देके जा रही हूं कि थोड़ी एनसीईआरटी के एड्स की रीडिंग कर लेना, ठीक है। होमवर्क है आप लोगों का कि एड्स को एनसीईआरटी से रीड कर लेना। हालांकि मैं कराऊंगी अगली क्लास में, पर आप करके आना थोड़ा सा, और अगली क्लास में उसके क्वेश्चंस मैं दूंगी, ठीक है। यस, मैं गाना सुनाऊंगी ना, बिल्कुल वादा किया, झूठ नहीं बोलती हूं मैं। मैंने बोला है 2 क्लास में एक गाना, तो पक्का 2 क्लास में एक गाना, ज्यादा भले ही सुना दूंगी, कम नहीं सुनाऊंगी, ठीक है। नोट हो गया है, सारे बच्चों का नोट हो गया है? यस एवरीबॉडी। ये लाइफ साइकिल को जरूर पढ़ के आना बच्चों, ठीक है, एनसीईआरटी से भी एक बार पढ़ के आना। आई एम श्योर तुम्हें एनसीईआरटी से भी समझ लग जाएगा। इसमें छोड़ दूं क्या, पीपीटी को इसमें छोड़ देती हूँ बच्चों, ठीक है। एचआईवी का ना जहां तक मैंने पढ़ाया ऑलमोस्ट, मैं उसको ना एक काम करती हूँ, थोड़ा छोड़ देती हूँ, प्रिवेंशन वाले पार्ट को छोड़ के, ताकि आप एनसीईआरटी से रीड कर लो। तो ये भी होमवर्क ठीक है। चलो ठीक है, हाँ चलो गाना सुनाया जाए तुम लोगों को, बहुत दिनों से तुम गाने का वेट कर रहे हो ऐसा लग रहा है। चलो थैंक यू बच्चों, आई लव यू ऑल। मैं मजाक करती रहती हूँ ऐसे ही। बैच बहुत बढ़िया बैच है, अच्छे पढ़ने वाले बैच हैं, और बैच से रिजल्ट भी आता है। तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे बैच से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं हर साल। तुम्हारे बैच से मतलब लक्ष्य बैच से, जो अर्जुना के भी बच्चे होते हैं, लक्ष्य के भी बच्चे होते हैं, लेकिन सिर्फ बैच के बच्चे नहीं होते हैं, जो खुद पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो रिजल्ट लेके आते हैं, ठीक है।
कहानी सुनो, डिमांड बेटा कहानी सुनो, मत बताओ कि कहानी सुनो ये कि मैं सोच के आई हूँ कि क्या गाना है, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं बदलूंगी, ठीक है। हाँ तो यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना, हाँ तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भाए गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पाए गलियां तेरी गलियां। थैंक यू वेरी मच ऑल माय लक्ष्रियंस, ऑल माय प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चे, मिलते हैं अगली का क्लास में, ठीक है। तो नो कंजूसी इन द लव बेटा, अदरवाइज कंजूसी इन सॉन्ग एनिमेशन, मजाक कर रही हूँ, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू, आई लव यू ऑल बेटा, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन पढ़ाई करते रहें, बाय बाय, लव यू, बाय बाय।